हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो अपने 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के। तो आप लोग को आई होप समझ तो आया ही होगा इन 2 लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीथिंग क्या होता है, कैपेसिटीज, वॉल्यूम्स, सब समझ आ गया ना। अब मोस्ट प्रोबेबली अपना ये लास्ट लेक्चर होगा जिसमें अपन इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे और एक एक लाइन अपन एनसीईआरटी की कवर कर चुके होंगे और आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ आ चुका होगा। आज का अपना टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कल अपन ने लास्ट लेक्चर में कैपेसिटीज वॉल्यूम तक देख लिया था। अब देखेंगे गैसेस का एक्सचेंज होता कैसे, O2 का एक्सचेंज, CO2 का एक्सचेंज, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व के बारे में जानेंगे, कुछ डिसऑर्डर्स हैं रेस्पिरेटरी वो जानेंगे। तो लास्ट चैप्टर चल रहा है एनसीईआरटी का, लास्ट पार्ट चल रहा है इसका ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज का। तो उससे पहले जो हमने अब पढ़ा उसको मैं एक बार ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का आपको एक 3D डायग्राम दिखाता हूँ क्विक में, 10 सेकंड के अंदर, 10-15 सेकंड में। फिर इसके बाद अपन देखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता क्या है। पहले एक बार अपन समझने के लिए इस डायग्राम को देखते हैं। देखो, मैंने आपको बताया था रेस्पिरेटरी पाथवे नॉस्ट्रल से जाती है, नेजल पैसेज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रेट डिवाइड हो जाता है। दिख रहा है आपको ये देखो, ये अपना ट्रैकिया है, देखो कितना शानदार दिख रहा है, ये डिवाइड हो जा रहा है एकदम शानदार। ये अपने 2 लंग्स, ये देखो शानदार है ना, एकदम 3D स्ट्रक्चर। ये रिब केज, उसके अलावा आप यहाँ से देखो दूसरा डायग्राम, ये अपना नॉस्ट्रल से लेकर ट्रैकिया तक का पाथवे, यहाँ पर फेरिंग्स है, ये सब एक्स्ट्रा चीजें, इथेमोइड साइनस मतलब आपके सिलेबस में नहीं है, अपन बस पाथवे देख रहे हो, डायग्राम समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो अपन ने अभी तक पढ़ा उसको अपन देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपन ने लंग्स का स्ट्रक्चर देखा था, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, पूरा ट्रैकिया डिवाइड हो रहा है, अंदर कैसे डिवीजन है ये देखो, असलियत में ऐसा होता है। इसको और जूम कर सकते हैं अपन चाहे तो, देखो एक एक आपको शानदार तरीके से दिखेगी, दिख रही है ना, है ना, मजा आ गया ना कि सर आपने तो पूरा लंग्स ही खोल दिया। कहाँ गायब हो गया भाई, ये देखो, अरे ओरा 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 ओरा, है ना शानदार। एक एक ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई सब दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो अपना लंग्स के आसपास रिब्स होती हैं, स्टर्नम होती है। मैंने आपको बताया था ना लंग्स अपना एयर टाइट चैम्बर है। अभी एक उसका भी आपको दिखाऊंगा, एयर टाइट चैम्बर कैसे है, एयर टाइट चैम्बर कैसे अपने लंग्स कवर्ड होते हैं। पहले ये देख लो आप कि अपना हार्ट यहाँ लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है, हार्ट की पोजीशन भी दिख रही है आपको, एकदम शानदार। देखो हार्ट को जो खत्म पूरा गोल गोल घुमा के, इतनी सारी ये वेन्स, एल्विलाई, नसें वगैरह सब अपने लंग्स के आसपास, एकदम खतरनाक चीजें होती है अपनी बॉडी में। और अपने को लगता है कि अपन बहुत सिंपल है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है अपन। देखो एक और चीज दिखाता हूँ तुमको मैं, कैसे पूरा कवर्ड है अपना। जल्दी लोड हो भाई, जल्दी लोड हो, 1 सेकंड। तब तक अपन देखते हैं कि आज हमको पढ़ना क्या है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, उसका डिटेल देखेंगे पूरा, पार्शियल प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, पार्शियल प्रेशर होता क्या है, मैकेनिज्म देखेंगे ब्रीथिंग का, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन का, फिर CO2 का, फिर ऑक्सीजन का डिटेल में, फिर ये डिसोसिएशन कर्व देखेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 देखेंगे, रेगुलेशन, रेस्पिरेशन के अपन रेगुलेट कैसे करते हैं अपनी बॉडी वो देखेंगे। उसके बाद लास्ट अपना होगा डिसऑर्डर्स। ये अभी तक लोड नहीं हुआ, 1 सेकंड बच्चों, बस 1 सेकंड, लोड होने वाला है 60%। नेट बहुत स्लो चल रहा है यहाँ का, ऐसा लग रहा है मेरे को कि नेट बहुत स्लो चल रहा है। जल्दी हो जा भाई, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, टाइम जा रहा है। इस टाइम को आगे बढ़ा देना वीडियो में, खटाखट इस टाइम को आगे बढ़ा देना, बहुत स्लो हो रहा है यार। चलो उसको अपन बाद में देखेंगे, लोड होने दो, अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बहुत टाइम ले रहा है वो एयर टाइट चैम्बर कैसे होता है लंग्स, वो दिखा रहा था मैं, अभी दिखाऊंगा। अपना टॉपिक शुरू करते हैं अपन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब क्या बच्चों, एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब गैस का आना और गैस का जाना, मतलब कोई गैस आ रही है और कोई गैस जा रही है।
तो ये बॉडी में आ और जा कहाँ रही है? तो अपना चैप्टर क्या बताता है कि अपनी बॉडी में जो डिफ्यूजन है, गैस के एक्सचेंज को अपन ने क्या वर्ड दिया था, एक डिफ्यूजन, वो दो जगह होता है। तो कॉमन सेंस से सोचेंगे सर दो जगह क्यों होगा, लंग्स में ही होगा ना। दो जगह होता है, एक होता है एट द लेवल ऑफ लंग्स और एक होता है एट द लेवल ऑफ टिश्यू। कैसे, क्यों, क्या, समझेंगे अभी। देखो कैसे समझेंगे। पेन सही चल रहा है अपना, थोड़ा सा मोटा करेंगे इसको। ठीक है। देखो पहला होता है, पहला एट द लेवल ऑफ लंग्स, और लंग्स में भी कहां पर, एल्वियोलाई पर। अभी देखो अपन एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये क्या अपन, एल्वियोलाई, इसकी क्या तारीफ में दो बातें लिखी थी ना, इर्रेगुलर बैग लाइक वस्कुलराइज स्ट्रक्चर। वस्कुलराइज मतलब पास में से क्या गुजर रही होंगी, ब्लड वेसल्स। तो पहला एक्सचेंज तो क्या हो गया यहाँ पर, एल्वोलाई से क्या आ गई ब्लड के अंदर, O2, और यहां से क्या चली गई एल्वोलाई के अंदर, CO2। तो डिफ्यूजन अकर्स एट टू प्लेसेस, पहला एट द लेवल ऑफ लंग्स, और लंग्स में भी कहां पर, क्या है ये अपनी एल्वियोलाई। एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ डिफ्यूजन। एल्वियोलाई क्या है, प्राइमरी साइट है। तो यहां पर अपन एक वर्ड लिख लेंगे लंग्स, तो यहां पर क्या है, प्राइमरी साइट। ये क्या है, प्राइमरी साइट। अब अपना आता है दूसरा, दूसरा कहां पर होता है, दूसरे में लिखेंगे अपन एट द लेवल ऑफ टिश्यू। तो पहला डिफ्यूजन हो गया लंग्स में, एल्वियोलाई में हवा आ गई, ऑक्सीजन आ गई ब्लड के अंदर। अब बेटा टिश्यूज को देना भी तो है, सेल्स तक पहुंचाना भी तो है, तो दूसरा डिवीजन कहां होगा, एट द लेवल ऑफ टिश्यू। ये है अपना प्यारा सा टिश्यू, 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 और ये है अपनी प्यारी सी ब्लड वेसल। तो ये जो ऑक्सीजन यहाँ आई थी ब्लड में, वो कहाँ चली जाएगी, कहाँ चली जाएगी, टिश्यू में। और यहाँ जो CO2 पड़ी थी वो चली जाएगी, चली जाएगी, चली जाएगी अपने ब्लड में। तो पहला डिफ्यूजन हो गया एट द लेवल ऑफ लंग्स, दूसरा हो गया एट द लेवल ऑफ टिश्यू। बेसिक था, कुछ दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर। ये था अपना डिफ्यूजन की जगह। अब बात आती है कि सर डिफ्यूजन हो तो रहा है, लेकिन क्या इतना आसान है, इतना आसान है, इसको कोई चीज अफेक्ट नहीं करेगी क्या, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कतें ना आएगी? कैसे नहीं आएगी बेटा, जब आप कोई काम करते हो तो दिक्कत तो आती है। तो जो डिफ्यूजन है ना बेटा, वो तीन बातों पे डिपेंड करता है। कितनी बातों पे, तीन बातों पे। पहला है प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दूसरा है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, तीसरा है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। ओ सर क्या बोल दिया है, सब कुछ समझ नहीं आया। तो पहली बात करेंगे अपन प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, उसका क्या मतलब है। देखो बच्चा अभी समझेंगे, हर चीज का मतलब समझेंगे। एक डब्बा बनाया अपन ने, एक डब्बा बनाया, एक सेकंड एक सेकंड, फिर इसको दो से डिवाइड किया, दो में। यहां पर अपन ने बनाए बहुत सारी गैस, गैस 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 गैस। तो यहाँ पर बनाई बहुत सारी गैस, और यहाँ बनाई थोड़ी सी गैस, थोड़ी सी गैस, थोड़ी सी गैस, थोड़ी सी गैस। तो प्रेशर ऑफ गैस कहाँ ज्यादा बेटा, चैम्बर ए में, ये चैम्बर बी में, प्रेशर कहाँ ज्यादा, ऑफ कोर्स ही बात है, जहां ज्यादा गैस वहां प्रेशर ज्यादा। तो बेटा यहां पर प्रेशर ज्यादा, प्रेशर ज्यादा तो कंसंट्रेशन ज्यादा। अब डिफ्यूजन कहां होता है, हाई टू लो। तो ये जो गैसेस है कहां मूव कर जाएंगी, ए टू बी या पी टू ए, बी टू ए बोला ना, इतना मारूंगा घर पे आके। कहां मूव करेगी, कहां मूव करेगी, ए टू बी। तो ये गैस आ जाएगी, गैसी 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 गैस आ गई ए टू बी। तो ये है प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की कहानी, कि जहां प्रेशर ज्यादा वहां पर
गैस चली जाएगी हाई टू लो। तो डिफ्यूजन डिपेंड करता है पहला प्रेशर या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। समझ आया कि नहीं? समझ आया? दूसरी बात पे चलते हैं अब। दूसरी बात है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी बोले तो कौन सी गैस ब्लड में रह सकती है, कौन ज्यादा सॉल्युबल है। मतलब पानी में अपन कोई चीज घोलते हैं तो कौन ज्यादा घुल सकता है, घुलने को ही क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी ज्यादा तो डिफ्यूजन ज्यादा या कम? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। सॉल्युबिलिटी ज्यादा तो डिफ्यूजन ज्यादा। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, अगर सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी ज्यादा तो अपन क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन डिफ्यूजन ज्यादा। तो मुझे बताओ O2 और CO2 में से ब्लड में सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? कोई बताएगा? कैसे बताओगे? आवाज ही नहीं आएगी मेरे को। मैं बताता हूं। ब्लड में CO2 की सॉल्युबिलिटी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन 20 to 25 टाइम्स मोर होती है। एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है। The solubility of CO2 is 20 to 25 times more than the oxygen, more than the oxygen। और ब्लड में भी कहाँ होती है? प्लाज्मा में। मेनली कहाँ पर? प्लाज्मा में। तो अपन क्या लिखेंगे? solubility of CO2 is 20 to 25x more than O2 in blood plasma। किसकी, कोई आपसे पूछे कि प्लाज्मा में कौन ज्यादा सॉल्युबल, ऑक्सीजन या CO2? ऑक्सीजन या CO2? तो अपन क्या बोलेंगे? CO2। क्या बोलेंगे? CO2। और ये कितनी कितनी होती है? O2 ओनली 3% ट्रांसपोर्ट इन डिसॉल्व्ड स्टेट। तो जो ऑक्सीजन होती है उसका ट्रांसपोर्ट 3% ही होता है प्लस ब्लड में, मतलब वो सिर्फ 3% ही सॉल्युबल होती है। और बाकी हुई CO2, वो कितनी होती है? 7% ट्रांसपोर्ट, 7% ट्रांसपोर्ट इन डिसॉल्व्ड स्टेट। तो ये बात हो गई सॉल्युबिलिटी की। तो आपसे कोई पूछे सॉल्युबिलिटी ज्यादा तो डिफ्यूजन ज्यादा या कम? सॉल्युबिलिटी ज्यादा तो डिफ्यूजन ज्यादा। अगला आता है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। अब ई का है सर जी। थिकनेस, थिकनेस मतलब मोटाई या पतलाई? थिक मतलब मोटा, थिन मतलब पतला। कैसे? पॉलीथिन, पॉलीथिन क्या होती है? पतली। थिक मतलब मोटा। अगर मेम्ब्रेन मोटी तो डिफ्यूजन ज्यादा या कम? थिकनेस ज्यादा तो डिफ्यूजन कम। सॉल्युबिलिटी ज्यादा तो डिफ्यूजन ज्यादा, लेकिन थिकनेस के यहाँ मामला क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। मामला क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। तो अपन यहाँ मामला उल्टे को कैसे लिखेंगे? थिकनेस, थिकनेस ज्यादा तो डिफ्यूजन, डिफ्यूजन कम, डिफ्यूजन कम। अब अपन एक डायग्राम बनाएंगे एल्वियोलाई जी का। किसका? एल्वियोलाई जी का। यह है एल्वियोलाई की डक्ट, यह है प्यारी सी एल्वियोलाई। यार जगह कम पड़ रही है, रुको रुको रुको, थोड़ा सा अपन इसको चेंज करेंगे। इस चीज को उठा के अपन, अरे यार गड़बड़ हो गई। ओह पूरा ही हिल गया, बाप रे। मिटा के लिखना पड़ेगा इसको। तो इस चीज को अपन लिखेंगे यहाँ पर। थिकनेस ज्यादा तो डिफ्यूजन कम। अब कैसे इस बात को अपन समझ रहे थे? एल्वियोलाई का डायग्राम बना के। एल्वियोलाई का डायग्राम कैसे बनाया? यह है एल्वियोलाई की डक्ट, यह है एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। इसके नीचे से क्या गुजर रही होती है? इसके नीचे से गुजर रही होती है ब्लड वेसल। क्या गुजर रही होती है? ब्लड वेसल। इसके अंदर क्या होता है? ये ब्लड वेसल की लेयर को बोलते हैं एंडोथीलियम। क्या बोलते हैं? एंडोथीलियम। एंडोथीलियम बना लेंगे, डायग्राम साथ साथ बना लेंगे।
थोड़ा बड़ा बड़े हो गए, आराम से बना लेंगे। एनसीईआरटी का डायग्राम है, उसको बना रहे हैं अपन ये, कि आपसे कोई पूछे कि जब डिफ्यूजन होता है एट द लेवल एल्वेलाई तो कितनी मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करना पड़ता है, कितने हर्डल्स बीच में आते हैं, तो बोलेंगे 3 लेयर्स आती हैं बीच में। 3 लेयर्स कौन सी आती है वो भी अपन देखेंगे, इसकी भी बना लेंगे। इसकी भी बना लेंगे साथ साथ। कुछ याद नहीं करना, सब समझ आ जाएगा अभी यहाँ पर ही। ये डायग्राम बनाएंगे फटाफट। ये क्या है, एल्वियोल, कलर सेम हो गया ना, ना ना बच्चा, कलर के साथ ना इंसाफी नहीं, कलर तो अलग ही रखेंगे अब। ये क्या है, एल्वियोलर एपिथीलियम। यहां पर ये क्या है, यहां पर बेसमेंट सब्सटेंस। क्या है ये, बेसमेंट सब्सटेंस। किसी को स्लो लगे तो वो 2x पे देखना, ठीक है, अपन को सबके हिसाब से चलना है। और ये क्या है, एंडोथीलियम, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल। ये 3 चीजें हैं जो डिफ्यूजन के बीच रास्ते में आती हैं। ये तीनों मिलके थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन डिसाइड करती है। और आपको मानना नहीं पड़ेगा कि ये तीनों मिलके लेस देन 1 मिलीमीटर की होती है, लेस देन 1 मिलीमीटर। इसलिए तो इतनी आसानी से डिफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है, अपन ने पढ़ा था सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम मतलब फ्लैट सेल्स का बना होता है, इसीलिए यहाँ पर डिफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पर थिकनेस बहुत कम होती है, इसलिए डिफ्यूजन ज्यादा होता है। तो ये तीनों मिलके, पहले इतना लिखेंगे, जिसके बारे में अपन लिखेंगे, इतना डायग्राम बनाएंगे। इनकी जो थिकनेस होती है ना, थिकनेस इज लेस देन 1 mm, 1 मिलीमीटर से भी पतली होती है लेयर। इसलिए डिफ्यूजन, इसीलिए डिफ्यूजन अकर्स इजीली, इसीलिए डिफ्यूजन आसानी से हो जाता है। क्विक रिवीजन, क्विक रिवीजन, क्विक रिवीजन। डिफ्यूजन 2 जगह पे होता है, एट द लेवल ऑफ लंग्स, एट द लेवल ऑफ टिश्यू। पहला ऑक्सीजन को ब्लड में लेना है, दूसरा ब्लड से टिश्यू में पहुंचाना है। तो 2 जगह हो गया, लंग्स और टिश्यू। प्राइमरी साइड बोले तो टिश्यू, लंग्स, प्राइमरी साइड बोले तो लंग्स, लंग्स में भी कहां पर, एल्वेलाई में। दूसरा ये जो डिफ्यूजन हो रहा है किन बातों पर डिपेंड करता है, 3 बातों पे। पहला प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे, दूसरा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पे, तीसरा थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पे। प्रेशर ज्यादा जहां पर, तो वहां से हाई टू लो जाएगी गैस, तो जहां प्रेशर ज्यादा वहां से हाई, हाई से जाएगी लो पे अपनी गैस। दूसरा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा वो ज्यादा डिफ्यूज हो पाएगी, जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा उसका ज्यादा डिफ्यूजन। तीसरा थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, जितनी ज्यादा मेम्ब्रेन की थिकनेस कम होगी उतना ज्यादा ही डिफ्यूजन होगा, या फिर थिकनेस ज्यादा डिफ्यूजन कम। तो ये दोनों के बीच में इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। ये अपनी एल्वेलाई है, ये उसमें बीच में बेसमेंट सब्सटेंस है, और ये ब्लड है, ब्लड में होता है एंडोथीलियम। तो ये 3 हर्डल्स आते हैं गैस को यहां से यहां पहुंचने के लिए। तो थिकनेस इनकी लेस देन 1 मीटर होती है। तो आपसे कोई पूछे थे कितने लेयर्स आती हैं, 3 लेयर्स। कितनी, 3 लेयर्स। नीट में क्वेश्चन आ सकता है ये कि एट द लेवल ऑफ लंग्स और एल्वेलाई कितनी लेयर्स को पार करना पड़ता है, कितने हर्डल्स होते हैं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 3 लेयर्स। कितनी, 3 लेयर्स। तो ये बात समझ में आई, समझ आई। आगे बढ़े। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस क्या होता है, अगर वो डायग्राम लोड हुआ तो पहले उसको देखते हैं। नहीं बेटा ये तो लोड नहीं, अरे हो गया हो गया हो गया। देखो मैंने तुमको बताया था ना कि अपना लंग्स एयर टाइट होता है। देखो वेंट्रली स्टर्नम, नीचे डायफ्राम, लेटरली रिब्स, पीछे डॉर्सली वर्टिबल कॉलम। कैसे बेटा, घूमना, घूम जा बेटा। अब देखो
दिख रहा है? पीछे अपना लंग्स वर्टिबल कॉलम से प्रोटेक्टेड है, आसपास लेटरली रिब्स से प्रोटेक्टेड है, सामने स्टर्नम से प्रोटेक्टेड है, नीचे डायफ्राम से प्रोटेक्टेड है। तो ये एक एयर टाइट चैम्बर है। क्या है ये? एयर टाइट चैम्बर। और ऊपर तो प्रोटेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, ऊपर तो इतनी छोटी जगह तो बाहर तो आ नहीं जाएगा, इसीलिए इसको बोला एयर टाइट। देखा, विजुअलाइजेशन हो गया ना बढ़िया। और डिटेल में दिखाऊं? ये नीचे ये डायफ्राम है, ये डायफ्राम है, ये डायफ्राम है, ये स्टर्नम है, ये वाली सामने वाली ये स्टर्नम है। इस पर टच करेंगे इसका नाम आ जाएगा बॉडी ऑफ द स्टर्नम। ये क्या है? रिब्स, रिब्स। ठीक है, समझ आ गया? फिर अपन ऐसे डायग्राम आगे भी देखते हुए चलेंगे। ये अपना पूरा मनुष्य, इंसान। बैक करेंगे, अपने टॉपिक पे वापस आएंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस। अब कहानी आती है पार्शियल प्रेशर की। अपन यहाँ भी कुछ बात करेंगे ना तो हमेशा लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इतना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इतना है। लेकिन पार्शियल प्रेशर होता क्या है? पार्शियल प्रेशर होता क्या है? एक साइंटिस्ट थे डाल्टन साहब, डाल्टन साहब ने दिया था लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। उन्होंने बताया था कि पार्शियल प्रेशर होता क्या है। तो उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने क्या बताया था? उनकी बात को अपन समझेंगे। इसके अंदर एक डब्बा है, डब्बे के अंदर अलग अलग गैसेस पड़ी हैं। अलग अलग बोले तो एक गैस है लाल, एक लाल गैस पड़ी है, एक पीली गैस पड़ी है, एक हरी गैस पड़ी है, एक नीली नीली गैस पड़ी है। तो कितनी टोटल? 4 गैस हैं, लाल पीली हरी नीली, लाल पीली हरी नीली, 4 गैस है। ठीक है, अब डाल्टन साहब ने क्या बताया, उनकी कहानी को सुनते हैं। डाल्टन साहब बोलते हैं कि पार्शियल प्रेशर क्या होगा? ये है मिक्सचर ऑफ गैसेस, मतलब एक डब्बे में अलग अलग गैसेस पड़ी है, लेकिन हर एक गैस अपना एक खुद का प्रेशर एग्जर्ट करेगी उस मिक्सचर ऑफ गैसेस में। मतलब प्रेशर एग्जर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? प्रेशर exerted by individual gas in a mixture of gases। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब कि नीली नीली गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, पीली पीली गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, लाल लाल गैस कितना कर रही है, हरी हरी गैस कितना कर रही है। मतलब ईच इंडिविजुअल गैस उस डब्बे में, उस मिक्सचर ऑफ गैसेस में खुद का कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, वो क्या कहलाएगा? उसका पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर इसको डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड एज, जैसे इसको लिखेंगे PO2 या फिर PCO2, PO2 या PCO2। तो छोटा p फिर O2 PCO2, तो इसको डिनोट ऐसे करते हैं। पार्शियल प्रेशर अपन आगे देखेंगे, हर गैस का O2 का कितना होता है, CO2 का कितना है। पहले समझते हैं कि पार्शियल प्रेशर निकाला कैसे जाता है, कैसे पता चलता है कि किस गैस का पार्शियल प्रेशर है क्या। जैसे कोई भी चीज परसेंटेज कितने में से निकाली जाती है? 100 में से। 100 में से कितना है, वैसे ही टोटल पार्शियल प्रेशर कितना माना जाता है अपना? टोटल पार्शियल प्रेशर, टोटल पार्शियल प्रेशर कितना माना जाता है? 760 mmHg। तो मतलब ऑक्सीजन का प्रेशर, CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या 100 में से माना जाएगा? नहीं, अपन किस में से निकालेंगे कि 760 में से। ओवरऑल कितना है? 760। उसमें से ऑक्सीजन कितना एक्सर्ट कर रही है, CO2 कितना एक्सर्ट कर रही है, और ये निकाला कैसे? अपने इन्वायरमेंट में, अपने इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन कितना है, कितनी ऑक्सीजन अप्रोक्स मान ले अपन 20%। CO2 कितनी है? 0.03%। नाइट्रोजन कितनी है? 71%। ये अपने इन्वायरमेंट में इनकी परसेंटेज है। तो इसी परसेंटेज से अपने निकाल दिया कि उनका पार्शियल प्रेशर इस इन्वायरमेंट में कितना आ रहा होगा। मतलब
20% ऑक्सीजन है, तो 760 का 20% कितना आ जाएगा, वो उसका पार्शियल प्रेशर है। CO2 0.03% है, तो 760 का 0.03% कितना होगा, वो उसका पार्शियल प्रेशर है। तो इसी तरीके से अपन ने निकाल लिया कि जो PO2 है, PO2 इन्वायरमेंट का, वो कितना आया 159 mmHg, और जो PCO2 है वो कितना आया 0.3 mmHg। अभी किसी को समझ आया या नहीं आया निकालना कोई बात नहीं, लेकिन याद रखना पड़ेगा। निकालते कैसे हैं, इन्वायरमेंट में उसकी परसेंटेज कितनी है, उस परसेंटेज से निकाल लिया 760। जैसे ऑक्सीजन 20% है, तो 760 का 20% कितना आ गया 159। CO2 कितनी है 0.03%, तो 760 का 0.03% कितना आ गया 0.3 mmHg। तो नहीं याद आ रहा, समझ में नहीं आ रहा कैसे निकाला, डायरेक्ट याद कर लो 159.3। अभी समझा दूंगा कैसे आगे, ठीक है। ये था पार्शियल प्रेशर की कहानी, जो अभी बहुत काम आने वाली है आगे। ये टेबल दी हुई है एनसीईआरटी में, ये सारी वैल्यूज याद करनी है, याद कर लो। होगी याद, इतना आसान है क्या। अभी याद कराते हैं 2 मिनट में, अभी याद कराते हैं 2 मिनट में। ये वैल्यूज अपने को याद करनी है और अभी एक झटके में याद हो जाएगी। पहले तो क्या है, एटमॉस्फेयर में कितना है, एल्वेलाई में कितना है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है, टिश्यू में कितना है। तो अपन इसको पहले ऐसे लिख लेंगे, ए डॉट मतलब एटमॉस्फेयर, एल्वेलाई, DO2 ब्लड, O2 ब्लड, टिश्यू। ये इसकी ट्रिक है। ए डॉट सीक्वेंस याद हो गया अपने को, ए डॉट ए डॉट ए डॉट। ये कहानी तो अपन ने याद कर ही ली थी कि एटमॉस्फेयर में कितना आया 159 O2 का, CO2 का कितना आया 0.3। ये कहानी अपन ने याद कर ही ली थी। अब बच्चों बस एक चीज याद रखो कि कोई भी चीज, कोई भी गैस का प्रेशर अगर ज्यादा होगा, पहले कम की बात करते हैं, कोई भी गैस का प्रेशर अगर कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, तो कम कितना होगा हमेशा 40। कम कितना होगा हमेशा 40। कम कितना होगा हमेशा 40। और अगर CO2 ज्यादा है, CO2 ज्यादा है, CO2 ज्यादा है, तो हमेशा कितनी ज्यादा होगी वो 45। हमेशा कितनी ज्यादा होगी 45। कोई भी गैस O2 या CO2 अगर कम है तो हमेशा 40 होगी, CO2 अगर ज्यादा है तो हमेशा 45 होगी, और ऑक्सीजन अगर ज्यादा है तो 40 की डबल होगी, 40 की डबल होगी, लगभग 104 या फिर 95। इसको अपन देखेंगे सिंपल। पहले याद रखो, कम है तो 40 है, ज्यादा है तो CO2 45 है। अब इसको कैसे समझेंगे, देखो अभी तो घिचपिच हो गया, कुछ समझ में नहीं आया सर। एटमॉस्फेयर की कहानी याद रखनी है, O2 159 होता है, CO2 0.3 होता है। बात आती है एल्वेलाई की। एल्वेलाई में अगर एल्वेलाई में ऑक्सीजन ज्यादा है CO2 ज्यादा, ऑक्सीजन ज्यादा, ऑक्सीजन ज्यादा तो नॉर्मल से डबल, और कम क्या CO2। तो अगर कोई भी चीज कम है तो 40। पहले कम की बात करते हैं। ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है, डीऑक्सीजनेटेड है, तो कम क्या है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की वैल्यू 40। ब्लड ऑक्सीजनेटेड है, मतलब ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा, तो कम क्या है CO2, CO2 कम की वैल्यू 40। टिश्यूज, टिश्यूज में क्या ज्यादा CO2 ज्यादा, तो कम क्या है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की वैल्यू 40। तो जो भी कम उसकी वैल्यू 40, जो भी कम उसकी वैल्यू 40। अब बात आती है एल्वेलाई की, तो ऑक्सीजन ज्यादा, तो ऑक्सीजन हमेशा डबल से भी ज्यादा होगी, तो कितनी होगी 104। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन ज्यादा मतलब डबल से भी ज्यादा 95। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड CO2 ज्यादा, और CO2 ज्यादा होगी तो हमेशा कितनी ज्यादा होगी 45। टिश्यूज में CO2 ज्यादा तो कितनी ज्यादा 45। तो सिंपल 3 लाइन में समझते हैं, धीरे धीरे, थोड़ा फास्ट हो गया था। कोई भी गैस अगर कम होगी तो उसकी कम वाली वैल्यू होगी 40। कोई भी गैस चाहे ऑक्सीजन हो चाहे CO2 हो, अगर कम होगी तो कम वाली वैल्यू होगी 40। एल्वेलाई में CO2 कम होती है तो कम की वैल्यू हो गई 40। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन कम होती है तो उसकी वैल्यू हो गई 40। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 कम होती है तो उसकी वैल्यू हो गई 40। टिश्यूज में ऑक्सीजन कम होती है तो उसकी वैल्यू हो गई 40। तो कोई भी गैस अगर कम है तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई 40। अब आते हैं बात CO2 पे। जहां भी CO2 ज्यादा, जहां भी CO2 ज्यादा उसकी वैल्यू होगी 45, फिक्स है। जहां भी CO2 ज्यादा उसकी वैल्यू होगी 45। तो CO2 कहां ज्यादा होगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन नहीं है तो क्या ज्यादा CO2 ज्यादा 45। CO2 कहां ज्यादा होगी टिश्यूज में, टिश्यूज में वैल्यू कितनी आ गई 45। और जहां भी ऑक्सीजन ज्यादा होगी
वो वैल्यू डबल से भी ज्यादा होगी, मतलब एल्विलाई में ऑक्सीजन ज्यादा तो 104, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा तो 95। कैसे याद रखेंगे, पहले एल्विलाई आ रहा है तो पहले ज्यादा फिर उससे कम, पहले 104 फिर 95। इसको अपन खुद बनाएंगे, ऐसे समझ नहीं आएगा तुम लोगों को। AADOT, ये है PO2, ये है PCO2। देखो मेरे साथ बनाएंगे। एटमॉस्फेयर की अपने को याद है ऑक्सीजन 159 होती है, PCO2 0.3 होती है। बात गए एल्वेलाई में, एल्वेलाई में क्या ज्यादा, ऑक्सीजन ज्यादा, ऑक्सीजन ज्यादा मतलब डबल से भी ज्यादा, मतलब कितनी 104। PCO2 कम, कम मतलब कम कितना होगा 40। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन कम, ऑक्सीजन कम तो कम की वैल्यू 40, ज्यादा क्या CO2, और CO2 ज्यादा कितना होता है मैक्सिमम 45। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या ज्यादा, ऑक्सीजन ज्यादा मतलब डबल से भी ज्यादा मतलब 95। तो ऑक्सीजन ज्यादा तो कम क्या, कम 40 CO2। टिश्यूज, टिश्यूज में क्या ज्यादा, CO2 ज्यादा, और कम क्या ऑक्सीजन, और जो कम है वो कितना 40, और जो ज्यादा है वो कितना 45। देखो टेबल तैयार है, मैच करो। बिना देखे टेबल बना दी मैंने, तुम भी बना के देखना एक बार, आराम से याद हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई दिक्कत आई, देखो इसको एक बार बनाने की कोशिश करो। सब समझ में आएगा आराम से, टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। अब इसको अपन आगे मैकेनिज्म में समझेंगे कि ये हो क्या रहा है, कैसे ज्यादा कैसे कम, क्यों ज्यादा क्यों कम। मैकेनिज्म हेडिंग इधर बनाएं क्या, चलो इधर ही बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है अपने, लंग्स। लंग्स का कौन सा पार्ट की बात करते हैं हमेशा, एल्विलाई की बात करते हैं। गैसेस एक्सचेंज का होता है एल्विलाई में। इसके बाद ये है अपने टिश्यू, इसका सेंटर कहाँ है, ये है अपने टिश्यूज। क्या है ये, टिश्यू। और बीच में आएगा अपना प्यारा सा हार्ट, जो डायग्राम पहले बनाया था ना अपन ने, प्यारा सा हार्ट। हार्ट के ऊपर वाले को बोलते हैं एट्रियम्स, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, यहाँ से अपनी कहानी चलती है, यहाँ जाती है, पहले डायग्राम बनाएंगे फिर उसको आगे देखेंगे अपन। यहाँ से ओ हो, ओ हो, कहानी जाती है यहाँ पर, और यहाँ से कहानी जाती है यहाँ पर। ठीक है, क्या बना दिया मैंने ये, अभी जो अपन ने समझा ना प्रेशर, वो पढ़ेंगे कि प्रेशर हुआ कैसे, क्या काम हुआ। यहाँ से ब्लड आता है यहाँ, यहाँ से ब्लड आता है यहाँ। ठीक है, डायग्राम बना लेंगे साथ साथ, फिर इसको समझेंगे। ये ब्लड गया इधर टिश्यूज में, टिश्यूज में फिर यहाँ से बाहर निकल गया, बाहर निकल गया, बाहर निकला, गया अपना राइट एट्रियम में, वहाँ से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से गया लंग्स में। चलो, ये कहानी है अपने गैसेस एक्सचेंज की, जो पहले भी पढ़ा था, लेकिन अपन ने अभी प्रेशर की बात करी, उस प्रेशर को लिखते हैं अपन। तो अपन ने पहला क्या लिखा था, एटमॉस्फेयर में,
एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर PO2 कितना बताया था मैंने आपको, 159। MMHG छोड़ दो, अभी लिखना बड़ा हो जाता है बहुत, 159। PCO2 कितना बताया था, 0.3। ये हो गया अपना एटमॉस्फेयर का, ये हो गया अपना एटमॉस्फेयर का। फिर आते हैं एल्वेलाई पे। एल्वेलाई में क्या ज्यादा, ऑक्सीजन ज्यादा। क्या कम, CO2। कोई चीज कम तो कितना, 40। ऑक्सीजन ज्यादा तो कितना, डबल से भी ज्यादा। तो PO2 कितना, 104। PCO2 कम तो 40। ठीक है। उसके बाद ये क्या है यहाँ पर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या है ये, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, O2 ब्लड। तो यहां पर आपका PO2 ऑक्सीजन ज्यादा तो कितना ज्यादा, 95। CO2 कम तो कितना कम, 40। खत्म बात। अब अपना टिश्यू पे आते हैं, यहां पर लिख लेते हैं। टिश्यू में PO2 कितना कम तो कितना कम, 40। CO2 ज्यादा, CO2 ज्यादा होती तो कितनी होती है, 45। फिर कहानी आती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, DO2 ब्लड। ये कलर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। DO2 ब्लड मतलब PO2 कम, कोई भी चीज कम तो कितनी, 40। CO2 ज्यादा तो कितनी ज्यादा, 45। देखो पूरे प्रेशर्स को अपन ने लिख दिया यहाँ पर, पूरे प्रेशर को लिख दिया। एक बार देख लो, मुझे लग रहा है वो ग्रीन कलर दिख नहीं रहा। एक बार मैं वीडियो में देख लेता हूँ कि नहीं तो चेंज कर दूंगा। दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है एकदम। ये लिख लिए सारे प्रेशर। अब ये कैसे सांस अंदर आ रही है, ये मैंने बोला था, ये डिपेंड करता है प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे, कि जहां पर गैस का प्रेशर ज्यादा वहां से गैस आ जाएगी लो प्रेशर। तो बच्चों एटमॉस्फेयर में प्रेशर कितना ऑक्सीजन का, 159 mm। कितना, 159। तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन कहाँ आ जाएगी, लंग्स के अंदर। कहाँ आ जाएगी, लंग्स के अंदर। अब यहां पर आ गई लंग्स के अंदर, और लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कितना, 104। हाई टू लो आ गई। अब इसको जाना है ब्लड में, तो ब्लड का प्रेशर कितना आ रहा है ऑक्सीजन का, 40, क्योंकि यहां से आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहां पर है प्रेशर 104, यहां पर है 40, अगेन हाई टू लो। तो ये लोड कहां हो जाएगी, ये लोड हो जाएगी ब्लड के अंदर। ये लोड हो जाएगी अपनी ऑक्सीजन यहां पर ब्लड के अंदर, और बना देगी इस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो कैसे आया, समझे मैकेनिज्म, प्रेशर ग्रेडियंट पे, बाहर प्रेशर ज्यादा था, अंदर कम था, ऑक्सीजन अंदर आ गई, एल्वेलाई में आ गई। अब एल्वेलाई में वापस प्रेशर ज्यादा और ब्लड वेसल्स में प्रेशर कम, यहाँ पर 104, यहाँ पर 40, तो वो लोड हो गई ब्लड में। और ब्लड का प्रेशर कितना हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, PO2 95, PCO2 40। अब ये ब्लड घूमी 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 करता करता गया टिश्यूज के पास। अब टिश्यूज के पास देखा तो बोला अरे यार यहाँ तो ऑक्सीजन कम है, CO2 ज्यादा है। ऑक्सीजन का प्रेशर कम है, ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा, तो ज्यादा से कम की तरफ। तो यहां पर इसने क्या उतार दी, ऑक्सीजन। यहां पर क्या उतार दी, ऑक्सीजन। फिर देखा CO2 का प्रेशर 40, CO2 का प्रेशर 45, 40 से 45 से 40, तो इसने क्या लोड कर ली यहां से, CO2। क्या लोड कर ली यहां से, CO2। ऑक्सीजन को टिश्यू में उतार दिया, CO2 को लोड कर लिया। फिर घूमी 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 करते 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 गया लंग्स के पास। तो यहां पर डीऑक्सीजन ब्लड में प्रेशर कितना हो गया, 40, 45। फिर वापस से अपन यहाँ पर आए, तो ये यहाँ से CO2 उसको लंग्स को देना है, तो कैसे देगा, यहाँ पर PCO2 कितना है, 45, बहुत हाई, और लंग्स में कितना है, 40। तो 45 से 40 CO2 चली जाएगी लंग्स के पास, CO2 चली जाएगी लंग्स के पास। अब लंग्स में कितना है CO2 का प्रेशर, 40, बाहर कितना है, 0.3, वापस हाई टू लो, तो ये चली जाएगी बाहर, ये चली जाएगी बाहर। ये होता है अपना मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, कि कैसे प्रेशर डिसाइड करता है ऑक्सीजन का आना और CO2 का जाना। हो सकता है किसी को समझ ना आया हो, किसी को पूरा आ गया हो, तो एक शांति से दोबारा ब्रीफ करेंगे। गैसेस जाती हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मतलब जहां उस गैस का प्रेशर ज्यादा होगा वहां से वो चली जाएगी कम प्रेशर की तरफ। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का प्रेशर था 159, लंग्स में उसका प्रेशर था 104,
तो हाई से लो ऑक्सीजन आ गई लंग्स के अंदर, लंग्स के अंदर आ गई। अब जाना है इसको ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है क्योंकि यहाँ पर DO2 ब्लड ही आएगा लंग्स के पास, 40। ऑक्सीजन का था 104, तो हाई टू लो इस वाले ब्लड में लोड हो गई, इस वाले ब्लड में लोड हो गई। अगर आपको इस एरो से कंफ्यूजन है तो अपन इसको मिटा भी सकते हैं, ठीक है। इसको दोबारा लिख देंगे अपन, नहीं तो बोलोगे सर आपने तो रेड वाले ब्लड में लोड करा दी है। कुछ नहीं होता बेटा, इतना तो आपको समझना ही पड़ेगा। ये ऑक्सीजन इसमें लोड हो गई और यहाँ से फिर ये ऑक्सीजन आ गई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बना दिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ आया? 104 से लोड हो गई 40 वाले प्रेशर पे, हाई टू लो, ठीक है। अब प्रेशर कितना हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड का 95, यहाँ पर CO2 का 40। फिर गया टिश्यूज के पास, टिश्यूज के पास देखा तो ऑक्सीजन का प्रेशर कम मिला, इनके पास ज्यादा था, तो वापस से बोला हाई टू लो, हाई टू लो, हाई टू लो, तो 95 चली गई 40 के पास। फिर देखा CO2 का अंदर ज्यादा है, मेरे पास कम है, तो CO2 चली गई 45 से 40, 45 से 40, फिर ये गई यहाँ पर, तो CO2 का हो गया 45, PO2 का हो गया 40, वापस से साइकिल रिपीट होने लगी। ये इसी तरीके से अपना होता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब किसी को ना समझ आया हो तो एक बार वीडियो को वापस पीछे करेंगे और दोबारा समझेंगे, इससे आसान तरीका समझाने का नहीं हो सकता है। यही पार्ट है जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, प्रेशर कहाँ ज्यादा कहाँ कम, एक बार देख लो और समझ लो। चलो अगले कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ते। ट्रांसपोर्ट होता कैसे है ये तो देख लिया कि लोड हो गई चली गई, लोड हो गई चली गई, लोड हो गई चली गई, लेके कौन जा रहा है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो कैसे रहा है, CO2 का ट्रांसपोर्ट हो कैसे रहा है। तो जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है वो दो तरीके से होता है, दो तरीके से होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। पहला ओहो, दूसरा ऐसे कर लेंगे इसको। पहला 90%, 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जो 97% ऑक्सीजन है ना उसका ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। यार ये गड़बड़ हो गया। एंड 3%, ये पहले भी लिखा था अपन ने, 3% O2 ट्रांसपोर्टेड इन डिसॉल्व्ड स्टेट। तो पहला सवाल तो यही बन गया, क्या पूछा जाएगा आपसे कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट दो तरीके से होता है, बताओ कौन से तरीके से होता है। अपन बोलेंगे पहला एज अ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, दूसरा एज अ डिसॉल्व स्टेट। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है इसको भी अपन समझेंगे। और CO2 का ट्रांसपोर्ट की बारी आ जाए, पूछेंगे CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो 1 2 3, तो कितने तरीके से होता है CO2 का ट्रांसपोर्ट, 3 तरीके से। कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड, तो मैक्सिमम 70% ट्रांसपोर्ट होगा कार्बन से बाय कार्बोनेट, कार्बन से आ गया वर्ड बाय कार्बोनेट। 70% ट्रांसपोर्ट in form of bicarbonate। 70% क्या होता है, इन फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। और जो 20 से 25%, इसको एवरेज बोले तो 23% एस कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। अभी ये सिर्फ वर्ड्स लिख रहे हैं, समझेंगे इनको ये सब होता क्या है। और रेस्ट 3%, 3% ही बचा, नहीं 7%, सॉरी 7% इन
डिसॉल्व्ड स्टेट। लिख लिया, इसको याद करेंगे याद करेंगे याद करेंगे। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है दो तरीके से, 97% एज ऑक्सीहीमोग्लोबिन, 3% इन डिसॉल्व्ड स्टेट। का CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है तीन तरीके से, 70% इन फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, 23% एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन एंड 7% इन डिसॉल्व्ड स्टेट। इनको डिटेल में जानेंगे होता कैसे है। ये तो समझ आ गया कि तीन तरीके से होता है। जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन है मतलब हीमोग्लोबिन अपने साथ O2 को जोड़ लेता है और बना लेता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन। इसको भी अपन अभी डिटेल में देख रहे हैं, डिटेल में देख रहे हैं। तो ये देख लिया, ट्रांसपोर्ट दो तरीके से ऑक्सीजन का होता है, दो तरीके से, तीन तरीके से। सिंपल, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन होता है मेनली 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, और वही अपने लिए इंपॉर्टेंट है। 3% होता है डिसॉल्व, मतलब प्लाज्मा में डूब के चले जाता है। डिसॉल्व स्टेट का मतलब क्या हुआ? ये तो सोचेंगे सर ने ये तो बताया नहीं कि डिसॉल्व स्टेट होता क्या है। ये अपनी ब्लड वेसल है, इसी के अंदर O2 तैरता हुआ तैरता हुआ तैरता हुआ चला जाए, तैरता हुआ चला जाए मतलब डिसॉल्व, घुलता हुआ चला जाए, उसको बोलेंगे डिसॉल्व स्टेट। तो ये लिए अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं, अपने लिए इंपॉर्टेंट है 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ना, उसके अंदर आ रहा है हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन होता क्या है इसको समझेंगे। हीमोग्लोबिन होता क्या है? हीमोग्लोबिन इट इज रेड colored iron containing pigment क्या तारीफ लिखी इसकी अपन ने? ये एक ब्लड में प्रेजेंट पिगमेंट है जो कि ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है। ब्लड में आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर, जो ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ये कैसा होता है? ये कैसा होता है? इट इज टेट्रामेरिक, टेट्रामेरिक ग्लोब्यूलर, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ये कैसा होता है? टेट्रामेरिक होता है, मतलब चार सब यूनिट से मिलकर बना होता है, ग्लोब्यूलर होता है, और एक ये प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन है। टेट्रामेरिक मतलब एडल्ट हीमोग्लोबिन। एडल्ट हीमोग्लोबिन के अंदर चार चेन होती है, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। दो अल्फा चेन्स होती हैं और दो बीटा चेन होती हैं। कैसे? ये एक चेन, ये दूसरी चेन, ये एक चेन, ये दूसरी चेन। तो ये है बीटा चेन्स, ये है अल्फा चेन्स। इस तरीके से टेट्रामेरिक प्रोटीन होता है जिसमें दो अल्फा चेन्स होती हैं और दो बीटा चेन्स होती हैं, जिसको बोलते हैं एडल्ट हीमोग्लोबिन। अब अगर अपन बात करें फीटल हीमोग्लोबिन की, अगर अपन बात करें फीटल हीमोग्लोबिन की, तो वो बना होता है 2 अल्फा प्लस 2 गामा चेन से। ये बात अपने को याद रखनी बच्चों। एडल्ट हीमोग्लोबिन के अंदर दो अल्फा और दो बीटा चेन्स होती हैं, लेकिन फीटल हीमोग्लोबिन के अंदर दो अल्फा और दो गामा चेन्स होती हैं। फीटल के अंदर बीटा चेन नहीं होती है, ये मेजर डिफरेंस है। इसका भी एक इंपॉर्टेंस है जो मैं अभी आपको आगे जाके बताऊंगा। तो ये हीमोग्लोबिन की कहानी है। ये क्या करता है? रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, ट्रांसपोर्ट मदद करता है ऑक्सीजन की। ये एक टेट्रामेरिक ग्लोबुलर प्रोटीन है। ये ट्रांसपोर्ट में मदद करता कैसे है?
हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन इन रिवर्सिबल एंड कोऑपरेटिव मैनर। क्या मतलब हुआ इसका? जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की बाइंडिंग है ये क्या है? रिवर्सिबल है और कोऑपरेटिव है। रिवर्सिबल है और कोऑपरेटिव है। तो आपसे कोई पूछे तो आप बता दोगे? रिवर्सिबल है और कोऑपरेटिव है। सबसे इंपॉर्टेंट, रिवर्सिबल मतलब एल्वेलाई के टाइम पे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगी, तो हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाएगी तो सिर्फ बाइंड ही करवाना है या उसको छोड़ना भी है? हीमोग्लोबिन क्या है? एक गाड़ी, ऑक्सीजन की गाड़ी है जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपनी गाड़ी में बिठाता है लंग्स में और छोड़ के आता है लंग्स में। यहां पर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपनी गाड़ी में बिठाएगा और यहां पर आके छोड़ देगा। तो ये बाइंडिंग कैसी हुई? HB प्लस O2 क्या बनाया? HbO2। लेकिन ये क्या बनाएगा ही नहीं, ये बाइंडिंग है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब यहां पर आके इसको वापस इसको छोड़ना भी है। तो आपसे कोई पूछेगा कि जो बाइंडिंग है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल? ये रिवर्सिबल है। लंग्स पे ये बाइंड करता है और एट द लेवल ऑफ टिश्यू ये ऑक्सीजन को छोड़ देता है। तो ये हो गई रिवर्सिबल की कहानी। अब है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव मतलब एक दूसरे की मदद करना। अपन ने क्या देखा था? अपना हीमोग्लोबिन टेट्रामेरिक है, मतलब इसके पास 4 सब यूनिट्स हैं और हर एक सब यूनिट कितने ऑक्सीजन से बाइंड करती है? एक ऑक्सीजन से। हर एक सब यूनिट कितने ऑक्सीजन से बाइंड करती है? एक ऑक्सीजन से। तो 4 सब यूनिट है, तो एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है? 4 ऑक्सीजन से। एक हीमोग्लोबिन के पास 4 सब यूनिट। 4 सब यूनिट। तो एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है? पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। तो ये 4 ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है। अब बात आती है कोऑपरेटिव। मतलब क्या होता है? साथी हाथ बढ़ाना, मिलकर आगे बढ़ना। जब पहला ऑक्सीजन बाइंड करता है तो उसको बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि उसका हाथ खींचने के लिए कोई होता ही नहीं है। उसका हाथ खींचने के लिए कोई होता ही नहीं है। पहला ऑक्सीजन अकेला है, पहला ऑक्सीजन को अकेले आके खुद से यहां पर बैठना होता है। लेकिन पहला ऑक्सीजन दूसरे को खींच लेगा, दूसरे को खींचेगा आराम से कि आजा आजा आजा। ये दोनों मिलके तीसरे को खींचेंगे, ये तीनों मिलके चौथे को खींचेंगे। मतलब जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग है वो कोऑपरेटिव है। एक ऑक्सीजन दूसरे को बुलाता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को। बस सबसे मुश्किल होता है पहले ऑक्सीजन का आना। तो ये कोऑपरेटिव बाइंडिंग है, मतलब एक दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को। तो आपसे पूछा जाए कि एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन किसकी ज्यादा है, पहले ऑक्सीजन की या फिर आखिरी ऑक्सीजन की? बाइंड करने की एफिनिटी सबसे ज्यादा किसकी है? कौन ज्यादा फास्ट बाइंड करेगा? तो जो फोर्थ वाला ऑक्सीजन है ना, वो सबसे फास्ट बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ, और फर्स्ट वाला सबसे स्लो। तो फोर्थ वाले की एफिनिटी 3 से ज्यादा, 3 की 2 से ज्यादा, 2 की 1 से ज्यादा। ये अपना ऑर्डर होता है कि पूछ रहे कि सबसे ज्यादा एफिनिटी किसकी? फोर्थ ऑक्सीजन की ज्यादा। तो बाइंडिंग कैसी हो गई? रिवर्सिबल एंड कोऑपरेटिव। अब यहाँ पर बात आती है एक सैचुरेशन और डिसोसिएशन, मतलब एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ये तो अपन ने बात कर ली हीमोग्लोबिन क्या होता है। उसके अंदर 2 सब यूनिट है, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है। बाइंडिंग रिवर्सिबल है, बाइंडिंग कोऑपरेटिव है। बाइंड करेगा, रिवर्सिबल मतलब बाइंड भी करेगा और छोड़ेगा भी। कोऑपरेटिव मतलब एक दूसरे की मदद करेगा, पहला बाइंड कर देगा, पहला दूसरे को बाइंड कराएगा, दूसरा तीसरे को बाइंड कराएगा। अब बात आती है सैचुरेशन और डिसोसिएशन की कहानी। इसको अपन समझते हैं। यहां पर अब क्या होता है बच्चों? ये है अपना हीमोग्लोबिन प्लस O2। जब ये पहला बार बाइंड करेंगे तो क्या बन जाएगा? HbO2। फिर वापस से दूसरी बार बाइंड करेंगे, दूसरा ऑक्सीजन आया, ये था पहला ऑक्सीजन, फिर यहाँ से दूसरा ऑक्सीजन आया तो क्या बन जाएगा? HbO4।
O4। फिर एक और ऑक्सीजन आया तो क्या बन जाएगा HbO6। फिर एक और ऑक्सीजन आया तो क्या बन जाएगा HbO8। सिर्फ 4 ही ऑक्सीजन बाइंड कर सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब सैचुरेशन का क्या मतलब बेटा, जब पहला ऑक्सीजन बाइंड किया, जब पहला ऑक्सीजन बाइंड किया तो हीमोग्लोबिन कितना सैचुरेट हो गया, 4 ऑक्सीजन बाइंड कर सकते हैं, मतलब सबके बाइंडिंग की होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 25%। 25%। तो जब पहला बाइंड किया तो ये हो गया 25% सैचुरेटेड, 25%। दूसरा बाइंड किया तो कितना सैचुरेट हो गया 50%। तीसरा बाइंड किया तो कितना सैचुरेट हो गया 75%। जब चारों बाइंड कर गए तो 100% सैचुरेशन आ गया। 100% मतलब सारे हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड कर चुके हैं उसकी चारों सब यूनिट से। तो ये होता है सैचुरेशन। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग को क्या बोला, बाइंडिंग को बोला सैचुरेशन। बाइंड होना मतलब एक ऑक्सीजन बाइंड हुआ तो 25%, दूसरा बाइंड हुआ तो 50%, तीसरा बाइंड हुआ तो 75, चौथा। और बात आती है डिसोसिएशन, मतलब अगर क्योंकि सैचुरेशन तो होता है एट द लेवल ऑफ लंग्स, अब डिसोसिएशन भी होना है एट द लेवल ऑफ टिश्यू। तो डिसोसिएशन कराने के लिए क्या होगा, डिसोसिएशन के लिए भी परसेंटेज होती है। अगर पहला ऑक्सीजन गया टिश्यू के पास तो कितना डिसोसिएशन 25%, दूसरा गया 50%, तीसरा गया 75%, चौथा गया तो 100%। ये था सैचुरेशन, ये था डिसोसिएशन। यही दो वर्ड्स हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं कि सैचुरेशन क्या होता है, डिसोसिएशन। सैचुरेशन मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का जुड़ना, डिसोसिएशन मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का टूट जाना। ऊपर वाली कहानी हो रही है लंग्स में, ये कहां हो रहा है लंग्स में, ये कहां हो रहा है टिश्यूज में। सैचुरेशन होता है लंग्स में, डिसोसिएशन होता है टिश्यू में। ये था ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। इस तरीके से ऑक्सीजन अपनी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है। हीमोग्लोबिन से बाइंड कैसे करता है ये उसकी कहानी। फिर जैसे हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा वो उसके साथ घूमी घूमी करता हुआ टिश्यू में चला जाएगा और हीमोग्लोबिन टिश्यू में ऑक्सीजन को छोड़ देगा। इसी कहानी को आगे हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व में दर्शाया गया है, जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है कि ये सैचुरेशन, एसोसिएशन, डिसोसिएशन ये सब होता क्या है। इसको अपन एक ग्राफ की मदद से पढ़ेंगे, इसको अपन एक ग्राफ की मदद से पढ़ेंगे। अगर आपसे कोई पूछे दे तो 1 हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है, उसको लिख लेते हैं अपन। क्या हो रहा है बबुआ। 1 hemoglobin can bind with 4 oxygen molecule। एक और चीज आपसे पूछ सकता है, 1 hemoglobin can bind with 8 oxygen atom। ऑक्सीजन एटम। अगर आपसे कोई मॉलिक्यूल पूछे तो बोलना 4, और एटम पूछे तो 8, एटम पूछे तो 8। ये था हीमोग्लोबिन की कहानी, ये थी हीमोग्लोबिन की कहानी। ठीक है, अब कर्व को समझते हैं जो सबसे टफ पार्ट है इस चैप्टर का। 2 मिनट का ब्रेक, पानी वानी पी लेते हैं। इसको समझ लो एक बार जब तक। मुझे लग रहा है आज का लेक्चर बड़ा ना हो जाए, वैसे तो अभी नहीं हुआ टाइम, कितनी देर का हुआ है इसमें टाइम नहीं बताता यार। चलो ये ग्राफ आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पहले इसको एक कंप्लीट करते हैं। इसमें 2-4 कमियां हैं। यहाँ पर है 75%, ठीक है।
60, 70, 75 थोड़ा सा ऊपर होगा, थोड़ा पतला लिखते हैं इसको। ये ग्राफ कंप्लीट नहीं है आपके एनसीईआरटी में, इसलिए मेरे को कंप्लीट करना पड़ रहा है। ये जो लाइन है ना, यहाँ पर आएगा अपना 75%, ठीक है। इसके बाद है लाइन ये 30 वाली, यहाँ पर आएगा आपका 50%। इसके बाद लाइन है 20 वाली, यहाँ पर आएगा आपका 25%। कैसे आएगा? 75%, 50%, 25%। ये ग्राफ कहना क्या चाहता है? क्या कहना चाहते हो मेरे भाई? बच्चों को डराते रहते हो आप। अभी इस ग्राफ को अपन सिंपल कर देते हैं कि ग्राफ कहना क्या चाहता है। इस ग्राफ को आप कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से। ये ग्राफ बताता है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन की कहानी को, कि डिसोसिएशन होता कैसे। ये ग्राफ है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बीच। इस ग्राफ को अपन अभी इस तरीके से एक लाइन में खत्म कर देंगे कि आपके सारे क्वेश्चन नीट के और बोर्ड के सॉल्व हो जाएंगे। इससे मेन क्वेश्चन आते हैं कि ग्राफ राइट शिफ्ट होगा, लेफ्ट शिफ्ट होगा तो क्या फर्क पड़ेगा। पहले समझते हैं ग्राफ क्या है, फिर वो क्वेश्चन को अपन एक लाइन में खत्म करेंगे। 100% सैचुरेशन हो रखा है। इस ग्राफ को अपन यहां से नहीं यहां से पढ़ते हैं। पहले ये ग्राफ कहना क्या चाहता है वो समझते हैं। 100% सैचुरेशन हो रखा है मतलब 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 100% मतलब चारों ऑक्सीजन बैठे हुए हैं, चारों ऑक्सीजन बैठे हुए हैं, चारों ऑक्सीजन बैठे हुए हैं। कौन सी जगह पर बैठे रहते हैं चारों ऑक्सीजन? तो ये कौन सी जगह की बात हो रही है? ये बात हो रही है एल्वियोलाई की। मतलब ग्राफ शुरू हो रहा है लंग्स से, लंग्स से शुरू हो रहा है 100%, जहां पर हीमोग्लोबिन चारों ऑक्सीजन को लेके बैठा हुआ है। 25%, 50%, 75%, 100%। सिंपल कहानी, बिल्कुल सिंपल है। अब ये ग्राफ जा रहा है यहां से घूमी घूमी करता हुआ नीचे, ऐसे टिश्यू के पास, यहां से चला वो एक ऐसे टिश्यू के पास जिसमें ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर की वैल्यू थी 40। मतलब अपनी बॉडी की जो नॉर्मल टिश्यूज हैं नॉर्मल लेवल पे हैं 40%, 40 प्रेशर पे है वो उसकी वैल्यू। तो क्या करना है? ऑक्सीजन डिलीवर करना है। यहां पर उसने कितना ऑक्सीजन डिलीवर कर दिया? सैचुरेशन बचा 75%, तो यहां पर डिलीवर कर दिया उसने 25%। तो ये 25% क्या हो गया? डिसोसिएशन। मतलब जब अपने ऐसी सेल्स के पास वो पहुंचा हीमोग्लोबिन जिसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना था? 40 मतलब एक नॉर्मल लेवल पे, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर रहा था, नॉर्मल डेली एक्टिविटी कर रहा था, उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना था? 40। वहां पर उसने डिलीवर कर दिया एक ऑक्सीजन। तो इससे अपने को क्या सीखने को मिलता है कि एट नॉर्मल लेवल, नॉर्मल डेली एक्टिविटी, 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर ओनली 5 ml ऑफ O2 टू द टिश्यूज। मतलब इसको अपन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे अभी देखो। 100 ml of oxygenated blood carry 20 ml O2। पहली बात तो याद रखनी कि 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो अभी आप इतनी देर से कहानी गा रहे थे अपन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसमें ऑक्सीजन होता कितना है? 100 ml में कितना ऑक्सीजन होता है? 20 ml। मतलब 5 5 5 5 5 5 5 5, समझ गए? 40 ml, 20 ml, ठीक है, 40 नहीं 20। तो 100 ml ऑफ ब्लड में कितना ऑक्सीजन है? 20। लेकिन नॉर्मल डेली एक्टिविटी वाली लाइफ में एक बार में हीमोग्लोबिन जब टिश्यूज के पास जाता है तो कितना डिलीवर करता है? 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड
डिलीवर ओनली 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो दो बातें याद क्या आई कि आपसे कोई पूछे कि 100 ml ऑफ ऑक्सीजन बेड में कितना ऑक्सीजन होता है 20 ml। 100 ml ऑफ ऑक्सीजन बेड कितना ऑक्सीजन टिश्यूज को देता है 5 ml। कितना ऑक्सीजन देता है 5 ml। तो ये कहानी आई ऐसे टिश्यूज के पास जिसका प्रेशर 40 था, तो उसने उसको दे दिया एक ऑक्सीजन। 4 ऑक्सीजन थे, माइनस एक ऑक्सीजन, माइनस एक ऑक्सीजन, तो कितने बचे? कितने बचे? 3। 3। अगर यहां पर सिर्फ 3 ऑक्सीजन बचेंगे, 3 ऑक्सीजन, तो सैचुरेशन कितना रह जाएगा? 3 ऑक्सीजन बचेंगे तो सैचुरेशन कितना रह जाएगा? सैचुरेशन कितना रह जाएगा? 75%। यही तो ये ग्राफ बता रहा है कि एट लेवल ऑफ नॉर्मल डेली एक्टिव वाले टिश्यू पे जिसका पार्शियल प्रेशर 40 था, वहां पर सैचुरेशन बचा रह गया 75%, और डिसोसिएशन कितना हो गया 25%। मतलब कितनी ऑक्सीजन दे दी? 5 ml। कितनी ऑक्सीजन दे दी? 5 ml। अगली कहानी पे चलते हैं। अगली कहानी पे अब की बार टिश्यू गया ऐसे टिश्यू पे, ऐसे टिश्यू के पास हीमोग्लोबिन गया जिसका पार्शियल प्रेशर कितना था 30। मतलब प्रेशर और कम था, ऑक्सीजन की डिमांड और ज्यादा थी। तो ऑक्सीजन क्या एक ही डिलीवर करेगा या दो? कितना डिलीवर किया? दो। मतलब तो सैचुरेशन कितना बचा? 50%। डिलीवर कितना गया? 50%। ऐसे टिश्यू के पास गया जिसका प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और कम था, मतलब उसको ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा थी, तो उसने 50% सैचुरेटेड रखा और 2 ऑक्सीजन वहां पर दे दिया, मतलब 10 ml ऑक्सीजन डिलीवर कर दिया। इस कहानी को वापस रिपीट करते हैं। अब वो ऐसे टिश्यू के पास गया जिसका प्रेशर कितना था 20 mmHg, मतलब बहुत ही कम, ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा। मतलब वो या तो एक्सरसाइज कर रहा था या फिर कोई हार्ड एक्टिविटी कर रहा था। एक्सरसाइज कर रहा था, हार्ड एक्टिविटी कर रहा था, तो कितना हो गया प्रेशर ऑक्सीजन का कम? अपन भागते हैं तो अपन तेज तेज सांस लेते हैं क्योंकि अपनी बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाती है। तो ऑक्सीजन बहुत कम था, प्रेशर बहुत कम था, तो यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा देना था, ज्यादा देना था, ज्यादा देना था। तो कितना दे दिया यहाँ पर? 75%। कितना डिसोशिएट कर दिया? 75। तो एसोसिएशन, सैचुरेशन कितना बचा? 25%। यही कर्व ये बताता है सैचुरेशन और पार्शियल प्रेशर के बीच में कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कितना डिसोशिएट हुआ, कितना सैचुरेट बचा रह गया। बच्चे फालतू डरते हैं इससे। कहानी शुरू हुई 100% से। ऐसे टिश्यू के पास गया जो नॉर्मल एक्टिविटी पे था, तो उसको एक ऑक्सीजन दे दिया, मतलब 25% दे दिया। ऐसे टिश्यू के पास गया जिसको ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा थी, तो उसको 2 दे दिया। ऐसे के पास गया जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी, एक्टिविटी कर रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था, तो उसको 3 दे दिया। तो डिसोसिएशन 25%, सैचुरेशन 75%। डिसोसिएशन 50%, सैचुरेशन 50%। डिसोसिएशन 75%, सैचुरेशन 25%। समझ आ गया डिसोसिएशन और एसोसिएशन का खेल? यही है अपना ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। क्वेश्चन यहां से ये नहीं आता कि किस में एसोसिएशन, क्वेश्चन आता है ग्राफ कब राइट शिफ्ट होगा, ग्राफ कब लेफ्ट शिफ्ट होगा। अब ये राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट है क्या, उसको समझते हैं। राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट है क्या? और कोई आपसे पूछे कि ऑक्सीजन ब्लड में तो ये हो गया, एक और चीज लिख लेते हैं, 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड में तो अपन ने O2 की वैल्यू देख ली, कितना कैरी करता है, ये कितना कैरी करता है CO2 को? 4 ml। ये फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने। 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड 20 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है, डिलीवर 5 ml को करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है 4 ml ऑफ CO2 को, जो टिश्यू से लेके जाता है वो। अब कहानी आती है लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट की। अभी आपको टॉपिक थोड़ा हार्ड लगने लगा होगा, उसको अपन आसान कर रहे हैं। इधर ही लिख लेते हैं। राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट। ये मैं मिटा रहा हूं, कचरा हो गया यहाँ पर।
राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट होता क्या है? राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट होता क्या है? पहले अपन इसको बना के दिखाएंगे। राइट मतलब इस साइड, ये क्या है अपना राइट शिफ्ट, ये है अपना लेफ्ट शिफ्ट। ग्राफ राइट शिफ्ट हो गया, ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट हो गया। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की एफिनिटी या तो बढ़ गई या फिर कम हो गई, बढ़ गई या फिर कम हो गई। अब कहाँ बढ़ेगी और कहाँ घटेगी ये देखना है कि राइट शिफ्ट में बढ़ेगी या लेफ्ट शिफ्ट में बढ़ेगी। तो मुझे आप बताओ, ये है अपना राइट शिफ्ट, ये है अपना लेफ्ट शिफ्ट। जब अपन 40 mg के प्रेशर पे थे तो यहाँ पर कितना आ रहा है अपन देखें, अप्रोक्स सैचुरेशन 45% का, 45% का। और इसी को अपन नॉर्मल ग्राफ में देख रहे थे तो कितना आ रहा था, 75% का। मतलब राइट शिफ्ट हुआ तो जो सैचुरेशन है वो 75 से 45 आ गया। राइट शिफ्ट हुआ तो सैचुरेशन 75 से 45 आ गया, मतलब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कम हो गई। तो राइट शिफ्ट क्या कराएगा, बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को डिक्रीज करता है। क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो राइट शिफ्ट में क्या लिखेंगे, बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन डिक्रीज, डिक्रीज, इसको लिख लेंगे एरो बना के, डिक्रीज। जब भी ग्राफ राइट शिफ्ट होता है तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी कम हो जाती है, जो अपन ने ग्राफ से समझ लिया। और लेफ्ट होता है मतलब एफिनिटी बढ़ जाती है, लेफ्ट होता है तो एफिनिटी बढ़ जाती है। बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ O2 एंड हीमोग्लोबिन इंक्रीज। सिंपल था, सिंपल था, कोई दिक्कत ही नहीं आई यहां तक, तो कोई दिक्कत ही नहीं आई। इतना बड़ा इरेजर हो रहा है। अब राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट कराने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो आपसे पूछे जाएंगे कि ये बढ़ गया तो बताओ राइट शिफ्ट होगा लेफ्ट शिफ्ट होगा, ये बढ़ गया तो राइट शिफ्ट होगा लेफ्ट शिफ्ट होगा। उसके लिए आपको सिर्फ एक वर्ड याद रखना है। एक वर्ड क्या है वो, एक वर्ड है कैडेट, कैडेट। अगर कैडेट ज्यादा, अगर कैडेट ज्यादा, अगर कैडेट ज्यादा तो ग्राफ कहाँ शिफ्ट होगा, राइट। अगर कैडेट ज्यादा तो ग्राफ कहाँ शिफ्ट होगा, ग्राफ कहाँ शिफ्ट होगा, राइट। सर ये कैडेट क्या है, CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा तो ग्राफ होगा राइट शिफ्ट। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा तो ग्राफ होगा शिफ्ट राइट। एसिडिटी मतलब H+, एसिडिटी तो ग्राफ कहाँ शिफ्ट होगा, राइट। H+ ज्यादा या एसिडिटी ज्यादा तो ग्राफ कहाँ शिफ्ट होगा, राइट। डी, डी से, डी से क्या आएगा अपना, डी से क्या आएगा, बताओ 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 बताओ, क्या हो गया ये, क्या बात कर रहे थे अपन, डी से क्या आएगा, जैसे होता है 2,3 BPG वैसे BPG को बोलते हैं DPG, DPG ज्यादा तो ग्राफ होगा राइट शिफ्ट। मतलब DPG क्या है, अपन ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हैं, ग्लाइकोलिसिस का ही एक इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है DPG, जिसको अपन आज BPG भी बोलते हैं, मतलब बिस फॉस्फोग्लिसरेट या फिर डाइफॉस्फोग्लिसरेट। तो अपन DPG भी बोल सकते हैं इसको या फिर BPG। अगर BPG ज्यादा तो राइट शिफ्ट, क्योंकि BPG की जो बाइंडिंग एफिनिटी है वो हीमोग्लोबिन के साथ एज कंपेयर टू ऑक्सीजन ज्यादा होती है। अगला आता है टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा, अगर टेम्परेचर ज्यादा तो क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा तो भी ग्राफ राइट शिफ्ट होगा। और अगला आता है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करेंगे तो भी ग्राफ राइट शिफ्ट होगा।
सर क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। आपसे सवाल आएगा कि अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा तो ग्राफ राइट शिफ्ट होगा या लेफ्ट शिफ्ट। तो अपन क्या बोलेंगे, कैडेट ज़्यादा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा, राइट शिफ्ट। आपसे पूछेंगे एसिडिटी ज़्यादा तो ग्राफ कहाँ शिफ्ट होगा, राइट शिफ्ट। H+ ज़्यादा तो ग्राफ कहाँ शिफ्ट होगा, राइट शिफ्ट। PO2 ज़्यादा, PO2 ज़्यादा, तो यहाँ तो PO2 लिखा ही नहीं, मतलब लेफ्ट शिफ्ट। तो इनका उल्टा क्या हो जाएगा, लेफ्ट शिफ्ट। इनका उल्टा हो जाएगा लेफ्ट शिफ्ट। PCO2 कम मतलब PO2 ज़्यादा, यहाँ पर PO2 कम। H+ एसिडिटी कम मतलब pH ज़्यादा, यहाँ पर pH कम। 2,3-BPG, इसका पूरा नाम होता है 2,3-BPG, कम। टेम्परेचर कम। एक्सरसाइज तो फिर इसको हटा दो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं अपन। तो ये फैक्टर्स हैं जो ग्राफ को राइट शिफ्ट कराएंगे या लेफ्ट शिफ्ट। आपका फंडा आज सारा क्लियर हो चुका है। कौन से फैक्टर्स हैं, कैडेट, CO2 ज्यादा, राइट शिफ्ट, एसिडिटी ज्यादा, राइट शिफ्ट, DPG या BPG ज्यादा, राइट शिफ्ट, एक्सरसाइज ज्यादा, राइट शिफ्ट, टेम्परेचर ज्यादा, राइट शिफ्ट। कुछ भी ज्यादा होगा तो ग्राफ राइट शिफ्ट होगा, क्वेश्चन में लिख देना। सिवाय एक बात याद रखना बस, पीएच के। अगर पीएच ज्यादा मतलब बेसिक ज्यादा तो फिर ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट होगा। ऐसे याद रखो, कुछ भी ज्यादा ग्राफ, कुछ भी ज्यादा ग्राफ राइट शिफ्ट होगा, सिवाय पीएच के। पीएच उल्टा काम करती है, पीएच के लिए अपन H+ याद रखते हैं। H+ ज्यादा तो ग्राफ राइट शिफ्ट। और दो फिनोमेनन आते हैं, बोर इफेक्ट और रूट इफेक्ट। बोर जी ने क्या बोला, CO2 बढ़ाने पे बोर जी ने बोला, अपन लिख लेते हैं यहां पर, बोर इफेक्ट बोलता है कि PCO2 बढ़ाने पे, PCO2 बढ़ाने पे ग्राफ जाता है राइट शिफ्ट और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कम हो जाती है। इसको बोल दिया बोर इफेक्ट, कि CO2 के बढ़ने पे हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की एफिनिटी कम हो जाए, बोर इफेक्ट। दूसरे आए रूट जी, रूट इफेक्ट। रूट जी ने क्या बोला, H+ बढ़ाने पे, H+ बढ़ाने पे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की एफिनिटी हो जाती है कम, ग्राफ चला जाता है राइट। तो इन दोनों इफेक्ट को याद रखना। कोई पूछ ले कि बोर इफेक्ट किसकी वजह से होता है, CO2 के बढ़ने की। किसकी वजह से होता है, CO2 के बढ़ने से। रूट इफेक्ट किसकी वजह से होता है, H+ के बढ़ने से। तो ये हो गया बोर इफेक्ट, रूट इफेक्ट, काम खत्म, खल्लास, सब कुछ समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं अपन अब ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 पे। आज का लेक्चर बड़ा होने वाला है, मुझे लग रहा है पूरा खत्म ही करेंगे इसको आज। इसके बाद अपना क्या क्या बच रहा है, अरे अरे अभी तो CO2 के, अभी तो ये बच रहा है मायोग्लोबिन और बीटा हीमोग्लोबिन, इसको भी बताना है। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 बच रहा है, रेगुलेशन, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ब्रेक ब्रेक ले लेना बीच में, लेकिन लंबा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ते हैं अभी इसको अपन, आधा घंटा या 45 मिनट्स का लगभग बच रहा है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व में अपन ने किसकी बात करी थी, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की एफिनिटी की। ये जो कर्व है हीमोग्लोबिन का, ये है ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। और इसकी शेप, इसकी शेप पे भी क्वेश्चन आता है। इसकी शेप कैसी होती है, सिग्मोइड। कैसी शेप होती है इसकी, सिग्मोइड। अब आगे देखेंगे कि यही कर्व अगर अपन मायोग्लोबिन के लिए या फीटल हीमोग्लोबिन के लिए बनाए तो कैसा आएगा, कैसा आएगा, कैसा आएगा। तो इस कर्व को बनाते हैं अपन। ये एरो उल्टा क्यों आता है, सीधा कर देंगे अपन, अपन से चालबाजी करेगा। देखो ये तो आ रहा था कहानी हीमोग्लोबिन की, कि ग्राफ ऐसा आ रहा था। अब बात आती है मायोग्लोबिन और फीटल हीमोग्लोबिन की। मायोग्लोबिन का ग्राफ इधर आएगा या इधर आएगा। अब ये इधर आने और इधर आने से क्या मतलब है, कि एफिनिटी इधर वालों की ज्यादा होगी, इधर वालों की कम। अगर ग्राफ आया इधर तो मतलब एफिनिटी कम, ग्राफ आया ऊपर तो एफिनिटी ज्यादा। इसको याद करने की एक ट्रिक भी बता देता हूं मैं आपको, कि राइट शिफ्ट होने पे एफिनिटी कम या ज्यादा कैसे। राइट शिफ्ट होने पे ग्राफ कहां आ रहा है, नीचे, नीचे मतलब नीचे आ रहा है तो एफिनिटी कम हो रही है। लेफ्ट शिफ्ट होने पे ग्राफ कहां जा रहा है, ऊपर,
ऊपर मतलब एफिनिटी बढ़ रही है। कभी कभी आप यही भूल जाते हो कि राइट शिफ्ट होने पे एफिनिटी बढ़ती है कि घटती है, बढ़ती है। सीधा याद रखो, राइट शिफ्ट होने पे ग्राफ नीचे आ रहा है तो एफिनिटी कम हो जा रही है, राइट शिफ्ट होने पे, लेफ्ट शिफ्ट होने पे ग्राफ ऊपर जा रहा है, एफिनिटी बढ़ जा रही है। तो इसी के बाद अपन देख रहे हैं मायोग्लोबिन का ग्राफ ऊपर की साइड आएगा या फीटल हीमोग्लोबिन के साथ नीचे की साइड आएगा। इससे क्या पता चलेगा कि एफिनिटी हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन के साथ ज्यादा है या फीटल हीमोग्लोबिन के साथ ज्यादा है या मायोग्लोबिन के साथ ज्यादा है। तो अपन समझते हैं इस कहानी को। ये तो था नॉर्मल हीमोग्लोबिन का ग्राफ। अब बात आती है जो अपन ने देखा था एडल्ट हीमोग्लोबिन और फीटल हीमोग्लोबिन। ठीक है, एडल्ट हीमोग्लोबिन में क्या देखा था अपन ने? 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। यहां क्या देखा था? 2 अल्फा प्लस, मैंने क्या बोला था इसका सिग्निफिकेंस बताऊंगा, अब आ रहा है सिग्निफिकेंस। ये क्या है? एडल्ट हीमोग्लोबिन की आरबीसी। ये है फीटल हीमोग्लोबिन की आरबीसी। ठीक है, और आरबीसी में क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं होता है, अपन ने पढ़ा है, सब जानते हैं कि आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड होती है। तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस। वहां पर सिर्फ क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस, जो आरबीसी को एनर्जी प्रोवाइड करने में मदद करता है। तो ग्लाइकोलिसिस के ही बीच में, ग्लाइकोलिसिस की साइकिल के रास्ते में एक प्रोडक्ट बनता है 2,3-BPG। ग्लाइकोलिसिस के रास्ते में बीच में साइकिल में एक प्रोडक्ट बनता है 2,3-BPG। 2,3-BPG क्या होता है? इसकी एफिनिटी हीमोग्लोबिन के साथ बहुत ज्यादा होती है। इसकी एफिनिटी हीमोग्लोबिन के साथ बहुत ज्यादा होती है, ऑक्सीजन से भी ज्यादा। तो जैसे ही ये बनता है ना, ये हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाता है और ऑक्सीजन को डिसोशिएट करवा देता है। तो जैसे ही 2,3-BPG आरबीसी में बनेगा, ये हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाएगा और ऑक्सीजन को डिसोशिएट करा देगा। लेकिन दिक्कत क्या है? 2,3-BPG सिर्फ हीमोग्लोबिन की बीटा चेन से ही बाइंड करता है। 2,3-BPG 2,3-BPG binds only with beta chain of hemoglobin। तो इससे हमको क्या पता चला? ये जो हीमोग्लोबिन था, ये एडल्ट के पास तो बीटा चेन है, तो ये उससे बाइंड करा गया, लेकिन फीटस से बाइंड नहीं कर पाया। तो जो ये इससे बाइंड किया ना, तो इसने इसकी ऑक्सीजन को डिसोशिएट करवा दिया, लेकिन इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी रही। तो जो एडल्ट हीमोग्लोबिन है, उसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ कम होती है एज कंपेयर टू फीटल हीमोग्लोबिन, क्योंकि फीटल हीमोग्लोबिन के साथ 2,3-BPG बाइंड नहीं कर पाता है, तो वो ऑक्सीजन से बाइंड करे होता है। तो एफिनिटी फीटल हीमोग्लोबिन की ज्यादा, एडल्ट हीमोग्लोबिन की कम। तो ग्राफ किधर आएगा? राइट शिफ्ट या लेफ्ट शिफ्ट? एफिनिटी किधर ज्यादा होती है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ, राइट में या लेफ्ट में? तो जो फीटल हीमोग्लोबिन का ग्राफ आया ना बच्चों, जो फीटल हीमोग्लोबिन का ग्राफ बना, वो बना लेफ्ट साइड। कहां बना? HbF, वो बना लेफ्ट साइड। तो आपसे कोई पूछे कि फीटल हीमोग्लोबिन का ग्राफ किधर आता है हीमोग्लोबिन से? ऊपर की साइड, लेफ्ट साइड, क्योंकि वो 2,3-BPG से बाइंड नहीं कर पाता, तो उसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ बनी रहती है। लेकिन एडल्ट हीमोग्लोबिन में बीटा चेन होती है, तो वो 2,3-BPG से बाइंड कर जाता है। और फीटल हीमोग्लोबिन में बीटा चेन होती ही नहीं है, यहाँ गामा चेन होती है, तो ये बाइंड कर ही नहीं पाता। समझ आया? कि ये फीटल हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं करता है। अब बात आती है मायोग्लोबिन की। मायोग्लोबिन क्या है? मायोग्लोबिन is a oxygen storing pigment present in muscles। मायोग्लोबिन बेटा अपनी मसल्स में प्रेजेंट होता है, जो ऑक्सीजन को कैरी नहीं करता। हीमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन को कैरी करता है,
ये ऑक्सीजन को स्टोर करता है, और कितने ऑक्सीजन को? ओनली वन, ओनली वन, सिर्फ एक ऑक्सीजन को ही ये स्टोर कर पाता है। तो जो इसकी एफिनिटी है ना ऑक्सीजन के साथ, बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि ये सिर्फ ये एक ही ऑक्सीजन को बाइंड कर पाता है। तो आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की एफिनिटी किसके साथ है? मायोग्लोबिन के साथ। तो ग्राफ उसका और लेफ्ट की साइड आएगा, और लेफ्ट की साइड। लेकिन एक कैच है, इसका ग्राफ सिग्मोइड नहीं होता, इसका ग्राफ आता है हाइपरबोलिक। कैसा आता है? हाइपरबोलिक। तो इसका ग्राफ कैसा आता है? हाइपरबोलिक। ये थोड़ा एनसीईआरटी के बियॉन्ड आपकी इंफॉर्मेशन है। तो आपसे कोई ये ग्राफ बना के बोलते और नेमिंग कर देना, तो बता देना सबसे कम एफिनिटी हीमोग्लोबिन के साथ होती है, ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ, फिर उससे ज्यादा होती है फीटल हीमोग्लोबिन के साथ, फिर उससे ज्यादा होती है मायोग्लोबिन के साथ। ये था अपना ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, एकदम डिटेल में, जो एनसीईआरटी में भी नहीं दिया हुआ है, एकदम अल्ट्रा प्रोमैक्स डिटेल में आपको बताया है मैंने। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ माइंड अप कर देते हैं, बाकी कल पढ़ते हैं, क्योंकि लंबा चौड़ा हो गया। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 बच रहा है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन बच रहा है, और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अरे यार अभी खत्म करते हैं, नहीं है ज्यादा, लास्ट है बस, खत्म हो गया। अब आते हैं बारी ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 की। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 की, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 अपन ने क्या देखा था? बहुत ही सिंपल है, अभी 2 मिनट में हो जाएगा ये। तो 3 तरीके से देखा था, 3 तरीके से देखा था। कौन कौन से तरीके थे वो? 70% एस बाय कार्बोनेट, सबको याद है। 23% एस कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन एंड 7% एस डिसॉल्व स्टेट। सबको याद है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। ये क्या दे रखी है इक्वेशन आपके एनसीईआरटी में दे रखी है, इसको समझते हैं, इसको समझते हैं। CO2 क्या करता है? वाटर के साथ बाइंड करता है। CO2 वाटर के साथ बाइंड करके बनाता है H2CO3। H2CO3, H2CO3 वापस आगे जाके क्या बनाता है? HCO3 माइनस H+, और इसी HCO3 माइनस को क्या बोलते हैं? बाय कार्बोनेट। इसी H3 माइनस को क्या बोलते हैं? बाय कार्बोनेट। तो जो 70% ट्रांसपोर्ट है वो किसकी फॉर्म में होता है? HCO3 माइनस की फॉर्म में। और इस रिएक्शन को कौन सा एंजाइम कैटलाइज करता है? नाम याद रखना है। आपसे कोई पूछ ले ये रिएक्शन देखे कि कौन सा एंजाइम इसको कैटलाइज करता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कौन सा एंजाइम? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इसकी तारीफ क्या है? इस एंजाइम की तारीफ क्या है? It is the fastest acting enzyme in human body। ये फास्टेस्ट एक्टिंग एंजाइम है अपनी बॉडी का, सबसे ज्यादा तेज काम करने वाला। एक और खास बात, कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज मोस्ट अबंडेंट इन आरबीसीज। ये आरबीसी में बहुत ज्यादा पाया जाता है, आरबीसी में बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो ये है ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। 70% एज अ बाइकार्बोनेट होता है, 23% कार्बन हीमोग्लोबिन की फॉर्म में होता है, 7% डिसॉल्व स्टेट में होता है। कैसे होता है समझते हैं, कैसे होता है समझते हैं। ये है अपनी ब्लड वेसल। ब्लड वेसल, ठीक है। ये है अपना टिश्यू, टिश्यू, टिश्यू। ये है अपनी एल्वियोलाई, बोला मैंने। ये है अपनी एल्वियोलाई, ठीक है। ये है अपनी आरबीसी।
ये है अपनी आरबीसी, ये है अपनी आरबीसी। ठीक है, ये है अपनी आरबीसी। अभी समझेंगे अपन CO2 का ट्रांसपोर्ट। ये था अपना टिश्यू, सिंपल। यहाँ पर CO2 बनी, CO2 यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है CO2। तो 7% तो कैसे चली गई वो? 7% इन डिसॉल्व स्टेट। 7% तो वो कैसे चली गई? डिसॉल्व स्टेट। और वो घूमते घूमते कहाँ पर आ गई? इधर, इधर आ गई लंग्स के पास। 7% डिसॉल्व, और वो डायरेक्ट कहाँ चली गई? अपनी एल्वेलाई में। कहाँ चली गई? पहला ट्रांसपोर्ट देख लिया अपन ने, 7% इन डिसॉल्व स्टेट, ट्रांसपोर्ट खत्म। अगला ट्रांसपोर्ट आता है 23% की बारी। 23% कैसे बनेगा? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, मतलब CO2 प्लस हीमोग्लोबिन, क्या बनाएंगे? HbCO2। ये भी घूमता 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 कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर, और ये वापस ब्रेक हो जाएगा Hb प्लस CO2 में, और ये घूमी घूमी करके चली जाएगी यहाँ पर। एक CO2 आ गई यहाँ से, एक CO2 आ गई यहाँ से। ये है 23%, ये है 7%। दो तरीके के ट्रांसपोर्ट देख लिए, एक डिसॉल्व स्टेट में घूमते हुए चली गई डायरेक्ट एल्वेलाई के पास, एक 23% कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन HbCO2 के साथ जुड़ के वो चली गई यहाँ पर, ये एल्वेलाई से घूम के आ गई लंग्स के पास। अगली आती है बारी 70% की। यहाँ पर CO2 आई, किससे जुड़ी वो? वाटर से। क्या बना? H2CO3। क्या बना? HCO3 प्लस H प्लस। कौन सी क्या लिख दिया? ये क्या लिख दिया? ये क्या लिख दिया? यही तो लिखा है, CO2 किससे जुड़ी? वाटर से। क्या बनाया? H2CO3। फिर क्या बन गया? HCO3 माइनस, क्योंकि अपने को 70% ट्रांसपोर्ट कैसा करना है? बाइकार्बोनेट फॉर्म में, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। तो ये इस तरीके से होता है। यहाँ पर एंजाइम कौन सा कैटेलाइज करने के लिए आ गया? CA। एंजाइम कैटेलाइज करने के लिए आ गया CA। अब क्या हुआ? ये यहाँ पर आरबीसी में, लेकिन इसको तो बाहर भेजना है ना, ट्रांसपोर्ट कराना है, तो ये चली जाएगी यहाँ से बाहर, ये आ गया बाहर HCO3 माइनस। लेकिन एक बाहर आ गया है तो एनायनिक बैलेंस बिगड़ चुका है, एनायनिक बैलेंस बिगड़ चुका है। तो टू बैलेंस द एनायन, एक बाहर जाएगा तो एक को अंदर डालना पड़ेगा, एक को अंदर डालना पड़ेगा। तो यहाँ से अंदर क्या चला जाएगा? Cl माइनस, Cl माइनस। एक बाहर आया, एक अंदर गया, एक बाहर आया, एक अंदर गया। इसी चीज को क्या बोला? इसी चीज को बोला क्लोराइड शिफ्ट। टू बैलेंस the loss of HCO3 minus in RBC। HCO3 माइनस के लॉस को बैलेंस करने के लिए हमने क्या डाल दिया? Cl माइनस, क्लोरीन को अंदर डाल दिया। इसी को क्या बोला? इसी को बोला क्लोराइड, क्लोराइड शिफ्ट। क्या बोला? क्लोराइड शिफ्ट। आपसे कोई पूछे क्लोराइड शिफ्ट क्या होता है? ये HCO3 माइनस का आरबीसी से बाहर आना और Cl माइनस का आरबीसी में चले जाना, टू मेंटेन, टू बैलेंस द लॉस ऑफ HCO3 माइनस इन द आरबीसी। ये क्लोराइड शिफ्ट आपके एक नंबर में आ सकता है कि क्लोराइड शिफ्ट होता क्या है। ठीक है, अब HCO3 माइनस चला 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 यहाँ पर आ गया, HCO3 माइनस आ गया यहाँ पर। लेकिन यार इसको तो भेजना एल्वेलाई में, तो वापस क्या बनना पड़ेगा? HCO3 माइनस से वापस बनना पड़ेगा CO2, वापस बनना पड़ेगा इसको CO2। HCO3 माइनस से क्या बनना पड़ेगा? CO2। तो ये चला जाएगा अंदर, यहाँ पर बनेगा HCO3 माइनस प्लस H प्लस, वापस से H2CO3, फिर वापस से H2O प्लस CO2, और ये CO2 कहाँ चली जाएगी? एल्वेलाई में। तो ये कितनी हो गई? 70%। तो तीन तरीके का ट्रांसपोर्ट अपन ने यहाँ पर समझ लिया। 7% डिसॉल्व स्टेट में, 23% कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, 70% बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। लेकिन HCO3 माइनस यहाँ डाला तो यहाँ तो Cl माइनस पहले भी ज्यादा था, तो वापस से
वापस से Cl माइनस यहां से क्या आ जाएगा बाहर, वापस से Cl माइनस यहां पर बाहर आ जाएगा। और इसी फिनोमेनन को क्या बोलेंगे बेटा, इसी फिनोमेनन को बोलेंगे, इसी फिनोमेनन को बोलेंगे रिवर्स, यार कलर सेम हो रहे हैं, इसी फिनोमेनन को बोलेंगे रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। क्या बोलेंगे, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। तो आपसे कोई पूछे कि क्लोराइड शिफ्ट कहां होता है, एट द लेवल ऑफ लंग्स या टिश्यू, तो ये कहां पर होता है, टिश्यू के लेवल पे। और रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट कहां होता है, एल्वियोलाई के लेवल पे। एल्वियोलाई के लेवल पे होता है रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, और क्लोराइड शिफ्ट होता है टिश्यू के लेवल पे। ये था अपना ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, एकदम शानदार तरीके से आपको समझा दिया है, एकदम शानदार तरीके से। देखो कितना प्यारा लग रहा है। 7% डिजोल्व स्टेट, 23% कार अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। 3 तरीके से होता है, कैसे होता है पूरा डिटेल में अपन ने समझ लिया, एक नजर मार लेंगे इसको और देख लेंगे। चलिए अब बातचीत करते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अपनी बॉडी में रेस्पिरेशन, सांस बढ़ाना, सांस कम करना, इसको रेगुलेट कैसे करता है। हर चीज अपनी बॉडी में रेगुलेट होती है अपने ब्रेन के द्वारा, नर्वस सिस्टम के द्वारा। नर्वस सिस्टम अपनी रेगुलेशन को कैसे रेगुलेट करता है, और दूसरा केमिकल रेगुलेशन, केमिकली इस चीज को कैसे रेगुलेट किया जाता है अपनी बॉडी को, उसको समझते हैं। तो नर्वस रेगुलेशन में अपना जो कौन सा पार्ट है ब्रेन का, वो रेगुलेट करता है अपने ब्रीथिंग को। कौन सा पार्ट, हाइंड ब्रेन। नर्वस में कौन सा पार्ट आ जाएगा अपना, हाइंड ब्रेन। अब हाइंड ब्रेन का भी कौन सा पार्ट, हाइंड ब्रेन के 2 पार्ट आएंगे। पहला आएगा मेड्यूला, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। दूसरा पार्ट आता है अपना पोन्स। मेडुला के पास ऐसा क्या होता है, उसके पास होता है RRC, बोले तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। पोन्स के पास क्या होता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। आरआरसी मेडुला के पास होता है, पोन्स के पास पी से पोन्स, पी से न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो पहला सवाल तो यही आएगा कि आरआरसी किसके कहां प्रेजेंट होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में। न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहां प्रेजेंट होता है, पोन्स में। ये अपने को ब्रीथिंग को कैसे रेगुलेट करती है वो अपन आगे जानेंगे। तो ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है ना, ये बेटा मेन सेंटर है अपने रेस्पिरेशन के लिए, मेन सेंटर ही है, सबसे इंपॉर्टेंट। जो भी रेगुलेट करेगा ना वो यही रेगुलेट करेगा, सारी कहानी आके एंड में आरआरसी पे ही रुकती है। तो ये मेन सेंटर है, एम से मेडुला, एम से मेन, पी से पोन्स, पी से न्यूमोटैक्सिक सेंटर। अब इसके अंदर क्या आते हैं, केमिकल के अंदर सम कीमो रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर्स इसके अंदर पढ़ेंगे अपन। एओटिक आर्च के बारे में देखेंगे कि एओटिक आर्च में कौन से रिसेप्टर होते हैं। उसके बाद कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी उसको देखेंगे। तो नर्वस कंट्रोल मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स करते हैं, केमिकल कंट्रोल कीमो रिसेप्टर, एओटिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी करते हैं। कैसे करते हैं इसको समझते हैं अपन। देखो ये अपना मेडुला ऑब्लोंगेटा है और ये अपना पोन्स है। क्या है, ये है पोन्स, ये है मेडुला। पोन्स के अंदर एक सेंटर प्रेजेंट है, क्या नाम दिया था उसको, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। मेडुला के अंदर एक सेंटर प्रेजेंट है, क्या नाम दिया था उसको, आरआरसी। इसका नाम क्या है, न्यूमोटैक्सिक
सेंटर, इसका नाम क्या है, RRC। अब क्या होता है, जैसे अपनी बॉडी में कुछ दिक्कत आती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर क्या है, नेगेटिवली रेगुलेट करता है, किसको, नेगेटिवली रेगुलेट करता है आरआरसी को, आरआरसी को नेगेटिवली रेगुलेट करता है, नेगेटिव रेगुलेट। क्या बोलता है इसको, क्या बोलता है इसको, कि ड्यूरेशन ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ा दो, बढ़ा दो, बढ़ा दो नहीं, घटा दो बेटा। ऑक्सीजन की कमी हो रही है, मतलब ड्यूरेशन रेस्पिरेशन को बढ़ा दो, घटा दो, जल्दी जल्दी सांस लो, और रेस्पिरेटरी रेट को, रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा दो। जैसे ही अपनी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हुई, मतलब बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर क्या करेगा, आरआरसी को सिग्नल भेजेगा कि अपनी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाओ, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाओ, और ड्यूरेशन ऑफ रेस्पिरेशन को कम करो, सांस लेने के टाइम को कम करो, सांस लेने के टाइम को कम करो, सांस लेने के टाइम को कम करो। तो ये इस तरीके से अपना न्यूमोटॉक्सिक सेंटर और आरआरसी काम करते हैं। और जो अपन ने बाकी पढ़ा था कीमो रिसेप्टर, तो सम कीमो रिसेप्टर होते हैं यहां पर, ये क्या है, कीमो रिसेप्टर। इनका क्या काम है, इनका काम है दे सेंस द लेवल ऑफ CO2 and H plus in blood if found increased, then they signal RRC to increase respiratory rate, to increase। सेम काम करते हैं ये भी, ये कीमो रिसेप्टर हैं जो प्रेजेंट होते हैं अपने ब्रेन के अंदर। ये क्या करते हैं, CO2 और H+ के लेवल्स को देखते हैं, CO2 और H+ के लेवल को देखते हैं, किसके लेवल को, CO2 और H+ के लेवल को। अगर ये उसको ज्यादा मिलते हैं कि ये ब्लड में ज्यादा हो रहे हैं, CO2 बढ़ रही है, H+ बढ़ रहा है, तो ये रेगुलेट करेगा आरआरसी को। क्या बोलेगा आरआरसी को, आरआरसी को बोलेगा कि बेटा जल्दी से ड्यूरेशन ऑफ रेस्पिरेशन को कम करो, रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाओ। तो ये रेगुलेशन चलता है अपने बॉडी में। फिर आती है बात एक और, एओर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी की। यह है अपना हार्ट, और हार्ट से क्या निकलता है अपना, एओर्टा, एओर्टा। अब बेटा एओर्टा के अंदर यहां पर ये क्या है, सम रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं एओर्टिक आर्क के अंदर। यहां पर और एक और यहां से जो कैरोटिड आर्टरी निकल रही है, यहां से जो कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी वो होती है जो ब्रेन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, ब्रेन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, वो क्या होती है, कैरोटिड आर्टरी। नाम दे देते हैं इसको अपन, ये क्या है, ये है एओर्टा, ये है कैरोटिड आर्टरी। इनका क्या काम होता है, ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई करना और एओर्टा का पूरी बॉडी को सप्लाई करना। इनके अंदर भी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या हो रहा है यार, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर भी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जो क्या सेंस करते हैं, अगेन CO2 और H+ के लेवल्स को क्या सेंस करते हैं, सेंस लेवल्स ऑफ CO2 एंड H+, और ये भी सिग्नल भेज देते हैं आरआरसी को कि भाई ड्यूरेशन ऑफ रेस्पिरेशन को कम करो और रेस्पिरेटरी बढ़ाओ।
तो ये डायग्राम में समझ में आ गया अपना रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। कोई पूछे सिंपल बेसिक टर्म्स में कि रेस्पिरेशन को रेगुलेट कौन करता है अपनी बॉडी में, हाइंड ब्रेन के दो पार्ट, पहला पार्ट मेडुला ऑब्लोंगेटा, दूसरा पार्ट न्यूमोटैक्सिक सेंटर पॉन्स। तो पी से पॉन्स, पी से न्यूमोटैक्सिक सेंटर। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो कि जिसके पास क्या होता है आरआरसी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कि अपना मेन सेंटर है रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने के लिए। जैसे ही बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हुई तो बोलेगा इंस्पिरेटरी रेट को कम करो, रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाओ। CO2 H+ के लेवल ज्यादा हुए तो बोलेगा रेस्पिरेटरी रेट को कम करो, ड्यूरेशन को कम करो और रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाओ। ये था अपना रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अगला लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। बहुत ही सिंपल है, 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। पहला आता है अस्थमा, इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, एजमा। तो ज्यादा स्टैंडर्ड लोग होते हैं ना, वो कैसे प्रोनाउंस करते हैं, एजमा। अपन देसी लोग हैं, अपन क्या बोलेंगे, अस्थमा। लास्ट पार्ट है, 5 मिनट में खत्म करते हैं। एस्मा किसकी वजह से होता है, एस्थमा इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग व्हीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकल्स। ये डायग्राम देखो, ये है नॉर्मल ब्रोंकाई, नॉर्मल ब्रोंक्यूल्स, उसमें इन्फ्लेमेशन आ गया। पहले सरफेस एरिया इतना सारा था, अब इतना छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया, तो सांस लेने में दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी। तो सवाल क्या आएगा, ए से बी इन्फ्लेमेशन। अस्थमा में इन्फ्लेमेशन किस में होता है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में। ए से बी याद रखो, ए से बी। सवाल इतना सा आएगा कि अस्थमा के केस में इन्फ्लेमेशन किस में आता है, एल्विलाइज में या ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में। तो ए से बी, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स, खत्म। और इसमें एक साउंड आता है व्हीजिंग साउंड, सीटी जैसा। जब कोई आपने अस्थमा का पेशेंट देखा ऐसा व्हीजिंग साउंड क्रिएट होता है, क्योंकि पहले सरफेस एरिया इतना ज्यादा था, अब छोटा हो गया, तो छोटी जगह पे सीटी बजती है, सीटी में छोटी जगह होती है, तो अगर छोटी जगह होगी यहां से हवा गुजरेगी तो सीटी तो बजेगी। तो ये अस्थमा। क्या आएगा सवाल, व्हीजिंग साउंड किसमें आता है, अस्थमा में। इन्फ्लेमेशन किसमें होता है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में। सिंपल, सिंपल था। अगला आता है अपना एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर in which alveolar walls are damaged due to which respiratory surface is decreased, one of the major cause of this cigarette smoking। अब बेटा ये सुट्टेबाज लोगों को होता है जो बहुत ही टाइम से सिगरेट पी रहे होते हैं। ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है बेटा, दो टाइप के डिसऑर्डर होते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट मतलब जिसका असर फटाफट दिखे, कि एक्यूट मतलब जो कुछ भी लिया बीमारी हाथों हाथ हो गई। यह है क्रॉनिक, मतलब अपन ने सिगरेट पीना स्टार्ट करी तो हाथों हाथ एल्वेओलाई डैमेज नहीं हो जाएगी, लंबे समय तक आप पीते रहोगे धीरे धीरे धीरे। क्रॉनिक दुख दर्द बीमारी है, इतना दर्द देगी अगर आपने सिगरेट पी तो सिगरेट नहीं पीना है। तो एम्फाइसीमा का मेन कॉज क्या क्वेश्चन बनेगा, कॉज होता किससे है, सिगरेट स्मोकिंग से। क्या ये एक्यूट डिसऑर्डर है या क्रोनिक डिसऑर्डर है, ये एक क्रोनिक डिसऑर्डर है। 2 सवाल। तीसरा सवाल, इन्फ्लामेशन किस में आती है, ऊपर आ रही थी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में, एम्फाइसीमा में याद रखना है इन्फ्लामेशन किस में आती है, एल्वेओलाई में, एल्वेओलाई की वॉल्स में। डायग्राम देखेंगे, पहले नॉर्मल एल्वेओलाई थे, अभी देखो इन्फ्लामेशन सूज के कैसे हो गए। ये थे नॉर्मल, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन मतलब किसी चीज का सूज जाना, मोटा हो जाना, जगह कम हो जाना, तो इन्फ्लामेशन। एल्वेओलाई की वॉल्स में इन्फ्लामेशन आ जाएगा तो गैसेस एक्सचेंज में दिक्कत आएगी, सांस लेने में दिक्कत आएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो एम्फाइसीमा में एल्वेओलाई में इन्फ्लामेशन आती है, अस्थमा में ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लामेशन आती है। लास्ट अपना, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगला चैप्टर भी है अपने पास, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। मतलब आपके काम काज से रिलेटेड होने वाले आपकी सांस वाली बीमारियां, कि आप कैसा काम करते हो, कहाँ काम करते हो, उससे रिलेटेड आपको अगर कोई बीमारी हो जाए तो उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। इन सर्टेन इंडस्ट्रीज जैसे कि स्पेशली दोस इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग, सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस दैट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुल्ली कॉप अप, अपनी बॉडी उससे लड़ नहीं पाती है विद द सिचुएशन। लॉन्ग एक्सपोजर, अगर आप बहुत टाइम से उस कंपनी में, उस फैक्ट्री में, ऐसी फैक्ट्री जहां पत्थर की पिसाई हो रही है, धूल मिट्टी ज्यादा उड़ रही है, डस्ट बहुत ज्यादा है, वहां काम कर रहे हो तो अपनी बॉडी में इन्फ्लामेशन हो जाएगा लंग्स के अंदर, और उसी इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं, फाइब्रोसिस। तो क्वेश्चन क्या आएगा, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर कौन सा है, फाइब्रोसिस। कौन सा है, फाइब्रोसिस। ऑक्यूपेशन से होने वाली लंग की बीमारी को क्या बोलते हैं, फाइब्रोसिस। मतलब प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, अपने लंग्स के अंदर फाइब्रस टिश्यू का प्रोलिफरेशन होने लग जाता है, डिवाइड होने लग जाता है। एंड दिस कॉज सीरियस लंग डैमेज, जिससे अपने लंग्स बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। वर्कर इन सच इंडस्ट्रीज शुड वियर प्रोटेक्टिव मास्क, और ऐसे इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर को मास्क पहनना चाहिए। सिंपल सा ज्ञान बांट दिया है। तो अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछ ले तो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के 2 एग्जांपल याद रख लो। पहला है सिलिकोसिस, सिलिकोसिस जो किसकी वजह से होता है, सिलिका की। सिलिका को अगर इनहेल करते जाएंगे लॉन्ग टर्म
तो इससे हो जाएगा। दूसरा है एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस, जो एस्बेस्टोस एक होता है मटेरियल, उसको अगर इनहेल करेंगे, एस्बेस्टोस, उसकी वजह से होता है। तो आपसे कोई पूछ ले दो एग्जांपल, सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टोसिस। तो ये था अपना रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर और अपने चैप्टर का दी एंड। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इनसे जो सवाल मैंने बता दिया उसके बाहर नहीं आएगा। अस्थमा किसकी वजह से होता है? ब्रोंका या ब्रोंकियोल्स में इन्फ्लामेशन की वजह से होता है और उसमें विजिंग साउंड होता है। 2 क्वेश्चन बनेंगे। एम्फाइसीमा किसकी वजह से होता है? सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है। ये एक क्रोनिक डिसऑर्डर है और एल्वेलाई की वॉल्स में इन्फ्लामेशन की वजह से होता है। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर किसकी वजह से होते हैं? लॉन्ग टाइम तक ऐसी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज में काम करने की वजह से जहां पर आप इनहेल कर रहे हो गंदे डस्ट पार्टिकल्स, जिससे क्या हो जाता है? फाइब्रोसिस। और एग्जांपल क्या है? सिलिकोसिस अगर आप सिलिका इनहेल कर रहे हो, एस्बेस्टोसिस अगर आप एस्बेस्टोस को इनहेल कर रहे हो। ये था अपना दी एंड ऑफ द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर चैप्टर, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आई होप आपको समझ आया होगा। इससे बाहर एनसीईआरटी की कोई लाइन नहीं गई है। एनसीईआरटी खोलना, एक एक चीज को रीड करना, कोई भी चीज बाहर चले जाए तो मेरी गारंटी है, कोई डाउट हो मुझसे आके पूछ लेना। ये था अपना चैप्टर खत्म। अगला चैप्टर शुरू करेंगे अपन बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, इसके बाद वाला अगली क्लास से। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोग को समझ आया होगा। तो जिसको फास्ट लगता है वो धीरे सुन ले, जिसको सिंपल लगता है वो 2x पे सुन ले। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। चलते हैं, मिलते हैं अगली लेक्चर में।